चलिए मित्रों, तो जैसा कि हम इंडियन इकोनॉमी के अंतर्गत मुद्रास्फीति पढ़ रहे थे और मुद्रास्फीति को समझा था कि मुद्रास्फीति क्या होती है और उसके क्या प्रकार होते हैं और मुद्रास्फीति के बढ़ने के क्या क्या बेसिकली कारण होते हैं। तो इसके संदर्भ में मैंने आपको डिटेल से समझाया। ओके, अब बात ये आती है कि मुद्रास्फीति के कारणों के साथ साथ उसके कुछ प्रभावकारी स्थितियाँ जी होती हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है, वो हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि मुद्रास्फीति है, राइट। मुद्रास्फीति है वो मुद्रा में आप जानते हो कि महंगाई को वो क्या करती है, निर्धारित करती है, राइट। जिससे क्या होता है कि महंगाई बढ़ने से जो मुद्रा की परचेजिंग पावर होती है उसमें कमी आती है। और उस पे हमने आपको बताया था कि मुद्रा के मूल्य के आधार पर, लागत के मूल्य के आधार पर किस प्रकार से मुद्रा की स्फीति है वो बढ़ती है। ओके, तो इस पढ़ने की बेसिक में मैंने आपको मुद्रास्फीति के क्या कौन कौन से कारण थे उसके विषय में मैंने आपको बताया था। मांग जनित मुद्रास्फीति क्या होती है, राइट। इसी में फिर लागत जनित मुद्रास्फीति क्या होती है, इसको समझे थे। तो मुद्रास्फीति के प्रकार को समझा था कि मुद्रास्फीति क्या प्रकार होते हैं। तो उसमें डिजिट के आधार पर मैंने अल्प मुद्रास्फीति बताया था। उछाल सरपट जो मुद्रास्फीति है उसके विषय में बताए थे। फिर अति उछाल मुद्रास्फीति है, इसके संदर्भ में मैंने डिटेल से समझा था। फिर इसके बाद मुद्रास्फीति के मैंने उत्पत्ति उपस्थिति के मूल्य के आधार पर मैंने समझाया था आपको गत्यावरोध मुद्रास्फीति, राइट। और इसी में मैंने मर्म मुद्रास्फीति अर्थात कोर मुद्रास्फीति, बास्केट मुद्रास्फीति को मैंने समझाया था। अब हम बात ये करते हैं आज का जो लेक्चर है, जो मुद्रास्फीति है इससे क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। ओके, तो आपको पता होना चाहिए अगर मुद्रास्फीति बढ़ती है तो इससे हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ने के साथ साथ आप जानते हो कि इससे अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ता है, नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ता है। इसके हम कुछ रिजल्ट देखेंगे और समझाएंगे आपको कि इनसे हमारी देश की जो अर्थव्यवस्था है, जो मुद्रास्फीति है, से मुद्रास्फीति से क्या वृद्धि होती है या मुद्रास्फीति से देश का विकास होता है या मुद्रास्फीति से हमारा जो देश का विकास है वो अवरुद्ध होता है। इसके विषय में हम डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले एक चीज़ आप सोचिए कि मुद्रास्फीति के जो प्रभाव हैं तो वो तो अर्थव्यवस्था पे पड़ते ही हैं। अर्थव्यवस्था में हम सभी प्रकार के हम वो दर्शन को जोड़ लेते हैं जो अर्थव्यवस्था से कहीं ना कहीं संबंध रखते हैं। इसमें मैं आपको समझाएंगे कि एक कोई व्यक्ति है उसके संदर्भ में हम समझाने का प्रयास करेंगे। और इसके बाद आप जानते हो कि मांग डिमांड पर भी प्रभाव पड़ता है इसका। थर्ड बात अगर हम करते हैं तो इसमें जो निवेशक होते हैं, जो निवेश करते हैं, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, राइट। आय पर क्या प्रभाव पड़ता है, बचत पर क्या प्रभाव पड़ता है, राइट। इसके बाद खर्च पर क्या प्रभाव पड़ता है, टैक्स पर क्या प्रभाव पड़ता है, आयात निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये समस्त जो प्रभाव हैं ये मुद्रास्फीति से कितने सकारात्मक होते हैं, कितने नकारात्मक होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट को ध्यान में रखते हुए मैं इन सभी सेगमेंट या तत्वों को हम डिटेल से समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले एक चीज़ आप सोचिए कि मुद्रास्फीति जो है, मैंने आपको कई बार बताया कि मुद्रास्फीति का मतलब है महंगाई से, ठीक। और महंगाई आप जानते हो जहाँ पर वस्तु महंगी हो और वहाँ पर पहले की तुलना में पैसा अधिक खर्च करना पड़े, राइट। तो वो होती है उसकी मुद्रास्फीति। इससे क्या है कि जो पैसे का एक एक्चुअल मूल्य होता है उसमें कमी आती है, परचेजिंग पावर में कमी आती है। वो अगर एग्जाम्पल में अगर आप समझोगे तो अभी हम आपको समझाते हैं। तो आपको पहले ये चीज़ें पता होना चाहिए कि कोई वस्तु अगर, उस चीज़ को चलो हम दोहराना नहीं चाह रहे हैं, फिर से हम केवल उस चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे जो मुद्रास्फीति से प्रभावित होते हैं। तो हम इसके अंतर्गत के प्रभाव को समझते हैं, राइट। के प्रभाव को हम समझते हैं और इससे पहले जो भी इससे जुड़ी गणितीय जो तर्क थे उनको मैंने डिटेल से समझाया था। और इसके प्रभाव की अगर बात की जाए तो इस पर क्या प्रभाव पड़ता है, अर्थात जो व्यक्ति कर्ज देता है, जो व्यक्ति कर्ज देता है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, राइट। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, बैंक जो लोन देती हैं, बैंक भी तो कर्जे देती हैं, राइट, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, राइट। अब बात ये आती है कि मुद्रास्फीति में
मुद्रास्फीति तो बढ़ ही रही है, राइट, मुद्रास्फीति तो बढ़ रही है। तो मुद्रास्फीति का जो आकलन है ये आप देखोगे तो 4 + -2 होता है, अर्थात अगर आप 4 में प्लस का सिंबल लेते हो तो 6 हो जाएगा, अगर 4 में माइनस का सिंबल लेते हो तो 2 हो जाएगा। इसका मतलब है जो मुद्रास्फीति का जो नियंत्रण बेस है, जो आंकड़ा दिया गया है, डाटा है, वो 2 और 6 के बीच रहता है। इससे ऊपर जो हमारा केंद्रीय सांख्यिकी जो मंत्रालय होता है उससे ऊपर नहीं बढ़ने देता, क्योंकि मुद्रास्फीति को जो मापन करता है वो करता है केंद्रीय सांख्यिकी जो मंत्रालय होता है उसके माध्यम से किया जाता है। अब बात ये आती है कि मुद्रास्फीति जो है 2 और 6 के बीच में रहती है, तो क्या मुद्रास्फीति लगातार बढ़ती है क्या? तो देखो एक चीज़ आप सोचो, मुद्रास्फीति जो होती है वो समय के साथ साथ बढ़ती है, राइट, समय के साथ साथ वो बढ़ती है, लेकिन एक समय में अगर गवर्नमेंट उस पर कोई एक्शन लेती है तो उसे नियंत्रण करने का प्रयास करती है, लेकिन फिर भी मुद्रास्फीति बढ़ती है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि मुद्रास्फीति का जो स्तर है वो बढ़ता रहता है, लेकिन एक बेस पर नहीं बढ़ता है। बात समझ रहे हो? ऐसा नहीं बढ़ेगा कि अगर कोई मुद्रास्फीति 2% पे बढ़ रही है तो लगातार 2 पे ही रहेगी, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी 1% पे भी हो सकता है, कभी 3% पे भी हो सकता है, 5 पर भी हो सकता है। तो ये मुद्रास्फीति को जो बढ़ने की जो एक क्रिया है, राइट, वो एक अंकीय में 1% के आधार पे नहीं रहती है, वो आगे पीछे होती रहती है, लेकिन बढ़ती जरूर है। इतना सोचिए, बढ़ती जरूर है, लेकिन वो चाहे 1% पे बढ़े, चाहे वो 4% पे बढ़े, चाहे वो 3% पे बढ़े, लेकिन वो बढ़ती है। अब ज़्यादा बढ़ रही है, राइट, तो उसको नियंत्रण करने के लिए गवर्नमेंट बैठी है, वो एक्शन लेगी और उसको नियंत्रण करने का प्रयास करेगी, जिसके संदर्भ मैंने पिछले लेक्चर में डिटेल से समझाया था। अब बात ये आती है कि जो व्यक्ति कर्ज देता है या बैंक किसी को कर्ज देती है, लोन देती है, तो मुद्रास्फीति बढ़ती है, तो इससे व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या व्यक्ति को इससे फायदा होता है मुद्रास्फीति बढ़ने से, या बैंक को इससे फायदा होता है? तो देखिए ऐसा है कि बैंक अगर लोन देती हैं तो बैंक कभी भी कितना भी मुद्रास्फीति बढ़े तो बैंक घाटे में नहीं रहती। क्यों? वो इतना ज़्यादा ब्याज लगा देती है कि व्यक्ति उससे लोन लेता है तो वो लगभग 12-14% तक ब्याज मतलब लोन पर देती है, राइट। और जबकि आपको जो ब्याज देगी वो 7%, अगर आप फिक्स डिपॉजिट में जमा करते हो तो 7% देती है। अगर तुम उसी बैंक से लोन लेने जाते हो तो वो 13-14 या 12 से 14 के बीच में परसेंटेज पे वो लगाती है। तो फिर आप देखोगे तो मुद्रास्फीति का अगर प्रभाव पड़ता भी है तो फिर बैंकों पे इतना प्रभाव नहीं देखने को मिलता। क्यों? क्योंकि बैंक घाटे में, कोई बैंक ऐसा है कितना भी मुद्रास्फीति बढ़े वो बैंक घाटे में नहीं जाती। अगर वो बैंक घाटे में दिख रही है तो बैंक लोन का रेट बढ़ा देगी, ओके। तो वो कभी अपने आप को कभी भी घाटे में जाने का प्रयास नहीं करती है, ना वो सोचती है, ठीक। अब बात आती है जो व्यक्ति है। अब व्यक्ति के अंतर्गत हम साहूकार ले लेते हैं। अगर वो किसी आम जन मानस को अगर वो पैसे देती है, उधार देते हैं, ठीक है, तो अब क्या होता है थोड़ा समझो कि जो व्यक्ति है, मान लो इस व्यक्ति ने किसी व्यक्ति से 100 रुपये लिए, ठीक, 100 रुपये लिए, राइट। अब ये व्यक्ति ने, जो व्यक्ति ये है कर्ज देने वाला, राइट, कर्ज देने वाला, राइट, इसने कर्ज दिया किसी व्यक्ति को। अब क्या होता है कि उसने 100 रुपये कर्ज दे दिया, समझना ध्यान से, उसने 100 रुपये कर्ज दे दिया। अब बात ये आती है कि समय के साथ साथ इस पर मुद्रास्फीति का क्या प्रभाव पड़ता है। कोई व्यक्ति ने किसी को कर्ज दे दिया, अब बात ये आ रही है कि मुद्रास्फीति भी बढ़ रही है, मुद्रास्फीति भी बढ़ रही है। तो अब ये जो 100 रुपये उसने दिए हैं इस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो सोचिए, पहली बात मान लेते हैं कि ये 100 रुपये हैं, राइट, ये 100 रुपये हैं। इसकी इन्होंने एक बास्केट पेन का खरीदा, वो 5 पेनें खरीदी, ऐसे कह सकते हैं 20 पेनें खरीदी, राइट। और 20 पेन, मान लो 5 रुपये की एक पेन है, तो 20 पेन है, उसने 100 रुपये की 20 पेनें खरीद ली। ध्यान से समझना। अब बात ये आती है, अब बात ये आती है कि कुछ समय बाद आप देखोगे, कुछ समय बाद अगर आप इसे फिर से खरीदने जाओगे, फिर से खरीदने जाओगे तो आपको, सुनना, यही जो 20 पेनें हैं, यही जो 20 पेनें हैं, वो उसका जो पैकेट है वो आपको 110 रुपये का मिलेगा, समझ रहे हो। तो ये जो है मुद्रा के मूल्य के आधार पर है, वस्तु, हाँ, उसके मूल्य के आधार पर है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि मुद्रा जो है उसका जो पैसा है, राइट, उसका जो पैसा है उसमें क्या है, वृद्धि हो रही है, जबकि उसकी परचेजिंग पावर जो है, परचेजिंग पावर है, मुद्रा के मूल्य की जो परचेजिंग पावर है उसमें कमी आ रही है।
आप जो पैसा दे रहे हो उनको, वो क्या है, वो 110 रुपये जरूर है, ध्यान से समझना। वो 110 रुपये आप दे रहे हो, लेकिन आप एक चीज़ सोचिए यहाँ पे ध्यान से कि एक्चुअली में जो आपने 20 पेनें खरीदी थी, जो आपने 20 पेनें खरीदी थी पहले, वो आपको 100 रुपये की थी। अब वही 20 पेनें हैं, वो आपको 110 रुपये की मिल रही हैं। इसका मतलब ये है कि मैं पहले 100 रुपये जब खर्च करता था तो वो पेनें मुझे 20 मिलती थी। अब मैं 110 रुपये खर्च कर रहा हूँ तो मुझे पेनें वो ही पेनें हैं, वो अब 20 फिर से मिल रही हैं। तो इसका मतलब है कि इसकी जो परचेजिंग पावर है, इसकी जो परचेजिंग पावर है वो कितनी हो गई, वो हो गई इससे 90, 100 से 90। हम भले ही, सुनना ध्यान से, हम भले ही क्या कर रहे हैं, सुनना, हम भले ही, आप जानते हो कि हम 110 रुपया खर्च कर रहे हैं, वो एक्चुअली में 110 रुपया नहीं है, ठीक, 110 रुपया नहीं है। उसकी अगर परचेजिंग पावर देखोगे ना, वो कम हो गई। परचेजिंग पावर जो है वो एक्चुअली में कम हो गई। अब वो परचेजिंग पावर जो कम हो रही है वो क्यों हो रही, क्योंकि पहले हम 100 की 20 खरीदते थे, अब वही पेने हैं, वही पेने हैं हम 110 रुपया की खरीद रहे हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि इस पर जो अ, मुद्रास्फीति है, इस पे जो मुद्रास्फीति है कितनी लग गई है, वो लग गई है 10 रुपये एक्स्ट्रा। तो 10 रुपये एक्स्ट्रा लग गई, तो इसका मतलब है कि पहले हम अब वर्तमान में कितनी खरीद रहे हैं, 110 रुपये खरीद रहे हैं। तो 110 में से हम 100 को माइनस करेंगे, राइट, और बटे में 100 करेंगे, पिछले वाला मूल्य गुणे 100 कर देंगे। तो इससे देखा जाए, इससे इससे अगर हम कट कर देंगे 110 में 100, तो ये 10% आ जाएगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि 10% जो है मुद्रास्फीति बढ़ी, 10% जो है वो मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई। लेकिन आप देखो 10% मुद्रास्फीति वृद्धि तो हुई, लेकिन इसकी 10% जो है, जो मूल्य है, राइट, जो मूल्य है, पैसे का मूल्य है, उसकी जो परचेजिंग पावर है उसमें 10% की क्या हो गई, कमी हो गई। तो एक्चुअली में आप देखोगे ये 110 रुपया आप जरूर दे रहे हो, लेकिन अगर उसकी एक्चुअल वैल्यू देखी जाए ना, एक्चुअल वैल्यू अगर आप देखी जाए इसके समय में, तो वो 90 रुपये है वर्तमान में, समझ रहे हो। इसका अर्थ क्या हुआ कि 10% जो आप पे एक्स्ट्रा लग रहा है, वो 10% कुछ नहीं है, वो केवल मुद्रास्फीति है। वो क्या है, मुद्रास्फीति है, राइट। तो मुद्रास्फीति जो एडवांस पैसा लगा है वर्तमान में, वो आप पे मुद्रास्फीति की दर है, वो दर से लगाया गया है, वो दर से बढ़ी है मुद्रास्फीति, वो आपका लग गया। और वही जो मूल्य है, जो वही मूल्य है, अगर देखोगे, अगर इस मूल्य को पहले से तुलना करोगे, पहले से तुलना करोगे, तो वर्तमान में ये इसका मूल्य जो है वो 90 रुपये हो गया। कितना हो गया, 90 रुपये हो गया। तो अब एक चीज़ सोचो, एक चीज़ यहाँ पे सोचो कि जो व्यक्ति ने कर्ज दिया था, जिस व्यक्ति ने कर्ज दिया था, उसने दिए थे 100 रुपये, उसने दिए थे 100 रुपये। अब बात ये आती है कि कुछ दिन बाद अगर आप देखोगे, अगर मान लो कि ये व्यक्ति जो है, ये जो व्यक्ति है, ये इस पर ब्याज लगा देता है, इस पर ये ब्याज लगा देता है कितना, 5%। तो 5% ये ब्याज लगा रहा है। तो अब क्या होता है कि ये जो व्यक्ति है, सुनना ध्यान से, ये जो व्यक्ति है, इसने 100 रुपये दिए, 100 रुपये दिए, और जो कर्ज जिसने लिया था वो कितना लौटा रहा है, 100 रुपये ये, और 5 रुपये ये एक्स्ट्रा ब्याज की, तो कितना लौटा रहा है, 105 रुपये। अब 105 रुपये तो उसने वापस किए हैं, लेकिन अगर आप इसमें 10% का, सुनना ध्यान से, अगर आप इसमें 10% का अगर मुद्रास्फीति देखोगे ना, जो अभी मैंने आपको निकाली ये वाली, ये राइट, 10% अगर मुद्रास्फीति अगर आप देखोगे, तो इस मुद्रास्फीति को अगर इसमें कम किया जाए ना, तो कितना बचेगा, 95। तो अब इस प्रकार से आप क्या समझ रहे हो, जिस व्यक्ति ने 100 रुपये दिए थे, एक्चुअली में उसे 100 रुपये, 105 रुपये तो मिल रहे हैं, 105 रुपये तो मिल रहे हैं, लेकिन ये 105 रुपये आपको देखने भर के हैं, ये आपको ये 105 रुपये जो है वो केवल देखने भर के हैं। वो आपको 105 रुपये उसकी एक्चुअल मूल्य नहीं है, एक्चुअल वैल्यू जो है 105 रुपया, वो एक्चुअल वैल्यू नहीं है, क्योंकि उस पर 105 जो रुपये हैं, आप उस पर मुद्रास्फीति जो वृद्धि हुई है, इस वजह से आप 105 उस पर ले रहे हो, लेकिन एक्चुअली में मुद्रास्फीति बढ़ने से परचेजिंग पावर जो होती है रुपए की कम हो जाती है। तो परचेजिंग पावर जो है वो 95 ही रुपये रह गई। का अर्थ ये हुआ कि जिस व्यक्ति ने 100 रुपये दिए थे, जिस व्यक्ति ने 100 रुपये दिए थे, अब उसे 1 साल बाद 95 रुपये मिल रहे हैं।
कितने मिल रहे हैं? 95 रुपये मिल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस व्यक्ति को जो कर्ज देता है उसे घाटा हो गया, उसे घाटा हो गया। लेकिन लेकिन अगर ये व्यक्ति समझदार है, ये व्यक्ति समझदार है, ये मुद्रास्फीति को समझता है, मुद्रास्फीति की दर को जानता है, अर्थ में थोड़ा उसे नॉलेज है, ठीक है, मुद्रास्फीति के विषय में नॉलेज है, तो वो क्या करेगा, वो इस पे 15% का ब्याज लगा देगा। समझ रहे हो? तो वो क्या कहेगा कि आप मुझे 100 रुपये मैंने आपको दिए थे, मुझे आप 115 रुपये दीजिए। तो अगर आप इस पे देखोगे 10% की अगर मुद्रास्फीति भी लगा दोगे ना, तो इसकी परचेजिंग पावर जो है वो अब हो जाएगी 105 रुपये। अब 105 रुपये है तो इससे 100 से उसे 105 रुपये फिर भी मिल रहे हैं, तो यहाँ पर उसे बेनिफिट हो जाता है। लेकिन आम आदमी को क्या पता होता है, नहीं पता रहता है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे ना, ओवरऑल देखोगे तो हर व्यक्ति को मुद्रास्फीति का नॉलेज नहीं है। तो इस वजह से जो व्यक्ति कर्ज देता है तो उस व्यक्ति को, कर्ज देने वाले व्यक्ति को घाटा होता है, क्योंकि आने वाले समय में जो उसे पैसा दिया जाएगा वो 5% जो जिस रेट पे वो दे रहा है, तो उस रेट पे जो मुद्रास्फीति है उससे ज़्यादा बढ़ रही है। तो इसकी वजह से जो व्यक्ति ने कर्ज दिया था वो घाटे में हो जाएगा, क्योंकि उसने 100 रुपये दिए और 1 साल बाद उसे 95 रुपये मिलेंगे। भले ही 105 रुपये वो देखने भर के हैं, 105 रुपये उसे देखने भर के हैं, लेकिन 105 रुपये उसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं है, क्योंकि 105 रुपये से अगर आप सामान खरीदने जाओगे तो वो 105 रुपये का उतना सामान नहीं मिलेगा, ठीक है, सॉरी 105 रुपये का उतना सामान मिलेगा जितना 100 रुपये का पहले मिलता था। तो इसका मतलब हुआ कि जो वैल्यू 100 रुपये की पहले थी वही वैल्यू 105 रुपये की आज भी है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि 100 रुपये बराबर 105 रुपये। इसका मतलब ऐसे कह सकते हो कि 100 रुपये बराबर 105 रुपये, या हम 110 ले लेते हैं क्योंकि मैंने यहाँ पर 110 लिए थे, ठीक, ये हो गया। तो इसका अर्थ क्या हुआ, पहले के 100 रुपये और अभी के 110 रुपये ये बराबर हैं, ये बराबर, क्योंकि जो पहले 100 रुपये का जो सामान आता था, जितना आता था उतना ही अब 110 रुपये में उतना ही सामान आ रहा। तो इसका मतलब है कि जो मूल्य है, इसकी जो परचेजिंग पावर है, इसमें गिरावट आ गई। तो समय के साथ आप देखोगे मुद्रास्फीति बढ़ने से जो पैसे की, जो रुपए की मूल्य की जो परचेजिंग पावर है उसमें कमी आ जाती है। तो आप क्या समझे, जो व्यक्ति कर्ज दे रहा है वो एक्चुअली में घाटे में रहता है, जबकि कर्ज जो ले रहा है, कर्ज जो ले रहा है वो फायदे में रहता है। लेकिन वो अपने आप को ये समझता है कि हम ब्याज दे रहे हैं तो हम घाटे में, एक्चुअली वो घाटे में नहीं होता है, वो फायदे में होता है। समझ रहे? क्योंकि समय के साथ जो है वो मुद्रास्फीति बढ़ती है, सामान में महंगाई होती जा रही है। तो महंगाई होने की वजह से ये जो मुद्रास्फीति है उसकी दर में वृद्धि हो रही। इस वजह से आप जानते हो क्या होता है कि जो व्यक्ति कर्ज लेता है तो उसे फायदा होता है। आने वाले समय में वो भले ही 110 रुपये वापस करे, 105 रुपये वापस करे, लेकिन 10% से अगर मुद्रास्फीति बढ़ रही है तो उस हिसाब से उस व्यक्ति को फायदा हो जाता है जो कर्ज लेता है, और कर्ज देने वाले को घाटा रहता है। चलिए, लेकिन ये ना समझ वाले व्यक्ति जो होते हैं तो उनको नहीं समझ में आएगा, ठीक। तो ओवरऑल अगर हम इसको समझते हैं तो कर्ज देने वाला जो व्यक्ति होता है वो घाटे में रहता है, ठीक है। अब इसमें मुद्रास्फीति का अगर प्रत्यक्ष देखा जाए, अंतिम रिजल्ट देखा जाए तो क्या प्रभाव पड़ता है, जो कर्ज देता है व्यक्ति वो घाटे में रहता है, जो कर्ज लेता है, राइट, जो कर्ज लेता है वो फायदे में रहता है। क्यों? क्योंकि उसने 100 रुपये लिए थे और लौटा कितना रहा है, 195, ठीक। एक्चुअली भले ही वो 105 रुपये वापस कर रहा है, लेकिन एक्चुअली वो 105 रुपये नहीं है, वो मूल्य वो है 95 रुपये। तो इस व्यक्ति ने 100 रुपये लिए थे उस समय और अब दे रहा है 95 रुपये। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो व्यक्ति कर्ज लिया था, जिस व्यक्ति ने कर्ज लिया था उसे हो गया फायदा। तो कर्ज लेने वाले को क्या होता है, लाभ होता है, फायदा होता है, ठीक। जबकि कर्ज देने वाले व्यक्ति को क्या होता है, घाटा रहता है। चलिए, तो आपको ये चीज़ें समझ में आना चाहिए कि इससे क्या होता है कि ओवरऑल जो कर्ज दे रहा है वो घाटे में रहेगा। समझ में आया? चलो, तो अब देखो, किसी को धार देना पैसा ना तो थोड़ा अधिक ब्याज पे देना, ताकि आने वाले समय में आपको जो मूल्य है मुद्रास्फीति के साथ साथ एक्चुअल मूल्य निकल आए। भले ही बेनिफिट में ना रहो, लेकिन मूल्य तो निकलना चाहिए, एक्चुअल मूल्य। अगर इसे और तरीके से समझना चाहो तो एक चीज़ और समझ लो, जैसे इस व्यक्ति ने ये जो कर्ज दे रहा है, ये व्यक्ति कहाँ गया, मार्केट गया, तो वो 100 रुपये का सामान लेके आया 20, ठीक है। तो कर्ज दे रहा है वही लेके आया 20 सामान, ठीक।
अब क्या हुआ, एक इसने किसी व्यक्ति को 100 रुपये का कर्ज दे दिया, ठीक, 100 रुपये का कर्ज दे दिया। अब मान लो 5% उस पर उसने क्या लगा दिया था, ब्याज, तो उसने वापस किया 1 साल बाद 105 रुपये। अब ध्यान से सुनना, 100 रुपये का ये सामान था, अब इस व्यक्ति को 105 रुपये उसने वापस किए, ठीक, 105 रुपये वापस किए। अब देखो, अब देखो क्या होता है, 105 रुपये वापस किए, तो 105 रुपये में अगर आप देखोगे ना, तो इसमें अगर हम 10% की मुद्रास्फीति लगाते हैं 1 साल बाद, तो इसका जो मूल्य है वो 110 रुपये हो जाता है जाकर के। कितना हो रहा है, 110 रुपये। अब 110 रुपये जब हो रहा है, तो इसका मतलब है कि उसको इसने 105 रुपये दिए, उसके 105 रुपये दिए, जबकि इस वैल्यू की जो रुपए की मूल्य है वर्तमान में 110 रुपये है, और उसने 105 ही दिए। तो ये जो 20 वस्तुएं पहले 100 की आती थी, वही वर्तमान में 20 वस्तुएं 110 की आएंगी 110 की, लेकिन इसने 105 दिए। तो अब 105 रुपये का जब यही व्यक्ति सामान खरीदने जाएगा, तो ये 20 वस्तुएं नहीं मिलेंगी, उससे 19 मिलेंगी। लेकिन वो ये नहीं समझ पाएगा कि एक्चुअली में कि मैंने जो पैसे दिए हैं, वो अधिक दिए हैं, राइट। उसने वो कहेगा कि मैंने पैसे अधिक दिए हैं, लेकिन सामान उसे उतना नहीं मिल पाएगा, कम मिलेगा, समझ रहे। तो अब ये चीज़ें देख लो, तो यहाँ पर तो उसे बेनिफिट दिख रहा है, यहाँ पे तो उसको बेनिफिट दिख रहा है कि हाँ भाई, मैंने 100 रुपये थे, अब मुझे 105 मिल गए, अब हम 105 रुपये का सामान ले रहे हैं। लेकिन एक्चुअली में जो उस समय उसने जो 20 जो सामान लिया था, लेकिन अब वो 19 ही रह गया, राइट, 19 ही रह गया। इसका मतलब ये हुआ कि इस व्यक्ति को घाटा हो गया, लेकिन वो समझ नहीं पाता है। तो ये चीज़ें होती हैं, तो ये मार्केट फीस पर डिपेंड करती हैं, वहाँ की क्या प्रकार की लागत जनित मुद्रा, मांग जनित मुद्रा है, इसकी वजह से आप जानते हो ये मुद्रास्फीति पर प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार से मुद्रास्फीति में वृद्धि होती है। तो इसको नियंत्रण तो गवर्नमेंट करती ही है। तो मैंने नियंत्रण करने के कई सारे उपाय बताए थे, मांग जनित उपाय बताए थे, लागत जनित उपाय बताए थे, तो सभी को मैंने उपाय बताया था, राइट। तो अब इस चीज़ को आप कंफर्टेबल समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं एक चीज़ और, सोचिए कि ये तो आपको कंडीशन बेस आपको समझ में आ गया। अब बात ये आती है कि जो व्यक्ति कर्ज दिया था उसको घाटा हो गया, राइट, घाटा हो गया। अगर वही व्यक्ति अधिक में लगा देता है तो उसे घाटा नहीं होता है, राइट। अब जैसे यही व्यक्ति समझदार है तो वो 10% लगाएगा या 15% लगाएगा, तो फिर मुद्रास्फीति में अगर वृद्धि होती है तो फिर वो घाटे में नहीं रहेगा। लेकिन सामने वाला नहीं लेगा ना, सामने वाला नहीं लेगा, वो कहेगा भाई इतना महंगा हम नहीं ले पाएंगे। एक्चुअली वो कहेगा हम नहीं ले पाएंगे, लेकिन उसको फायदा रहता है। लेकिन वो ना समझ है, अशिक्षित हैं, मुद्रास्फीति के विषय में नहीं नॉलेजेबल हैं, तो इसकी वजह से आप जानते हो कि वो ये चीज़ नहीं समझ पाते हैं कि जो हम 110 रुपये में, अगर वो व्यक्ति हमसे 110 रुपये भी अगर मुझसे ब्याज लेगा तो वो गलत नहीं ले रहा है, वो ठीक है, ठीक है। लेकिन वो लेगा नहीं, तो फिर वो क्या करेगा, कर्ज देने वाला चलो 105 पे दे देगा कि ले जा भाई 105 ही रुपये दे देना, लेकिन 105 रुपये फिर वो बेचारा घाटे में हो जाता है कर्ज देने वाला। तो ये कंडीशन बनती हैं, तो समझदार बनिए, ईमानदार बनिए, ठीक। चलो दूसरी बात हम करते हैं कि पहला जो प्रभाव था वो एक्चुअली में जो व्यक्ति कर्ज देता है वो घाटे में रहता है, जो व्यक्ति कर्ज लेता है वो फायदे में रहता है। ओवरऑल आप इसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अब आती है डिमांड पर, यानी कि मांग या डिमांड पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो मांग पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो मैंने आपको बताया था मांग जनित मुद्रास्फीति में कि जब मांग बढ़ती है, राइट, जब मांग बढ़ती है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, या तो मांग निरंतर बढ़ रही है या तो मांग यथावत रहती है। तो यथावत जब मांग रहती है तो उस कंडीशन में गत्यावरोध मुद्रास्फीति होती है, और जो सरकार जो है वो सप्लाई भी प्रॉपर वहाँ पहुँचा रही है, सप्लाई दे रही है, राइट, सपोर्ट कर रही है, ओके। तो वहाँ पर मांग जो है यथावत है और सप्लाई भी जा रही है, तो इसमें क्या है, गत्यावरोध मुद्रास्फीति होती है। तो मांग पर जो अगर प्रभाव देखोगे ना, तो इसका एक चीज़ ये सोचो कि मान लो निरंतर मांग बढ़ रही है, अभी तो गत्यावरोध में क्या होता है कि मांग जो है वो यथावत होती है, सप्लाई भी गवर्नमेंट दे रही है, तो वो मांग पर ज़्यादा बेसिकली प्रभाव नहीं देखने को मिलता। क्यों, मांग तो यथावत ही है और सरकार तो निरंतर प्रोवाइड करा रही है, तो उसमें गत्यावरोध है, कोई ज़्यादा प्रभावकारी नहीं है, समझ रहे। अब बात आती है कि मांग बढ़ रही है, मांग बढ़ने लगी, तो मांग बढ़ने के पीछे क्या कारण थे, हमने बहुत सारे आपको कारण बताए थे। तो यही चीज़ें हैं कि जैसे कि अब मांग बढ़ रही है, तो मांग जब बढ़ती है तो क्या होता है कि मैंने आपको बताया था, मांग जब बढ़ती है,
समझ रहे, मांग जब बढ़ती है तो इससे क्या प्रभाव पड़ता है, इससे तो ये प्रभाव पड़ता है कि मांग जब बढ़ रही है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं सप्लाई की समस्या है, उत्पादन की कमी है, या तो फिर सप्लाई समस्या है। ओके, तो इसी वजह से तो मांग बढ़ती है, इसी वजह से मांग बढ़ती है। और भी बढ़ने के कारण हैं बहुत सारे बताए थे मैंने आपको। जनसंख्या वृद्धि भी आपको मैंने बताया था कि जनसंख्या वृद्धि से भी मांग जो होती है बढ़ती है। दूसरी बात, मार्केट में पैसा अधिक आ जाता है तब भी जो है क्या है, मांग बढ़ती है। लेकिन अब एक चीज़ सोचो, अब एक चीज़ माइंड में सोचो आप कि मान लो मांग बढ़ रही है, मांग बढ़ रही है, तो मान लेते हैं मार्केट में पैसा अधिक है, हम इस एंगल से देखते हैं कि मार्केट में पैसा अधिक है, ठीक है। अब पैसा अधिक है तो आप जानते हो कि मांग जो है वो बढ़ेगी। क्यों? लोग एक सामान की जगह दो दो सामान खरीदने लगेंगे, और गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है, निरंतर सप्लाई की सेवा दे रही है, सप्लाई उपलब्ध करा रही है, फिर भी मांग बढ़ रही है। तो ऐसी स्थिति में ये तभी हो सकता है जब मार्केट में अधिक पैसा हो या जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हो। ओके, तो इससे क्या होता है कि मार्केट में जब पैसा अधिक होता है तो मांग में जैसे वृद्धि हुई, मांग में वृद्धि हुई, तो अब क्या होता है कि मुद्रास्फीति का इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मुद्रास्फीति पर इसका एक ये प्रभाव पड़ता है कि जब मांग बढ़ती है, तो मांग जब बढ़ती है तो इससे क्या होता है कि मार्केट में पैसा अधिक होता है, और मार्केट में पैसा अधिक होगा तो ओबियसली जो मांग में है, ओबियसली जो मांग है ऑटोमेटिक वृद्धि हो जाएगी, ऑटोमेटिक वृद्धि हो जाएगी, राइट। अगर मार्केट में और पैसा आ जाता है तो उतनी ज़्यादा और मांग बढ़ेगी। इसका मतलब है कि जितना मार्केट में पैसा रहेगा उतनी ज़्यादा मांग में वृद्धि होगी, राइट। मार्केट में जितना पैसा रहेगा उतना ज़्यादा मांग में वृद्धि होगी। क्यों? क्योंकि लोग जो एक सामान है वो दो सामान तीन सामान खरीदने लगेंगे तो उतनी ज़्यादा डिमांड रहेगी। तो सप्लाई भले ही सरकार कराती रहे, लेकिन जो मांग है उसको कम नहीं कर पाएगी। ही सरकार कितना भी उत्पादन कराती रहे, मांग को कम नहीं कर पाएगी। कितनी मार्केट में अगर मूल्य ज़्यादा है तो, समझ रहे हो, मार्केट में मूल्य ज़्यादा है तो सरकार सप्लाई भी कराती रहे फिर भी मांग को नियंत्रण नहीं कर पाती, राइट। क्योंकि इतना ज़्यादा लोग डिमांड करते हैं, मांग करते हैं, वो एक की जगह चार चार लेने लगेंगे। तो फिर इतना सरकार कहाँ से सप्लाई कर पाएगी। तो फिर आप जानते हो ऐसी समस्या में क्या होता है कि सरकार क्या करती है कि अच्छी बात है, सरकार क्या करती है, अच्छी बात है कि मार्केट में चलो पैसा आ गया, मार्केट में चलो पैसा आ गया, तो सरकार क्या करती है, सरकार इनसे आप जानते हो सरकार क्या करेगी, या तो सरकार इन लोगों से उधार भी ले लेती है पैसा, ठीक है, बॉन्ड पर पैसा ले लेती है। मैं आपको पढ़ाएंगे आगे, बॉन्ड पर है कि निश्चित मूल्य निर्धारित किया जाता है, बॉन्ड उसको जारी करती है कि चलो हम इतना इतना आपको बॉन्ड देंगे, ठीक है। वो निश्चित मूल्य पर होता है, वो निश्चित मूल्य पर होता है। तो उस बॉन्ड पर सरकार जो है पैसा जुटाती है, लोगों से पैसा जुटाती है, वो फिर अपने अलग 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 क्षेत्रों में मतलब खर्च करती है। तो वो यही करती है कि या तो वो कहती है कि भाई या तो आप बॉन्ड पर मुझे पैसा दे दो, बात ठीक, बॉन्ड पर मुझे पैसा दे दो, या आपके पास जो पैसा आया है इसके उद्योग स्थापित कर लो, के उद्योगों को स्थापित करो। तो देखो क्या होता है कि अगर गवर्नमेंट अगर पैसा जुटाती है मार्केट से तो वो बॉन्ड के जरिए जुटाएगी, राइट, बॉन्ड के जरिए जुटाएगी। अब बात ये आती है कि जब वो पैसे जुटाती है तो वो क्या करेगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे उद्योग हैं, ऐसे उद्योग हैं, उन उद्योगों को बढ़ावा देगी, राइट, उन उद्योगों को बढ़ावा देगी। इससे क्या है, इससे क्या है, उद्योग में नई नई नवाचार गतिविधियाँ देखने को मिलेगी, नवाचार सिस्टम बढ़ावा मिलेगा, अवसंरचना को विकास होगा अवसंरचना का। इसमें क्या है कि जो लोग हैं, जो लोग हैं, जो जो लोग हैं, जो बेरोजगार हैं, जो बेरोजगार हैं उन्हें क्या मिलेगा, कार मिलेगा, उन्हें क्या मिलेगा, काम मिलेगा, राइट। अब इस देखो अब काम मिला उन्हें, ठीक। दूसरी बात है कि सरकार ने अगर रुपया मार्केट से जुटाया है तो वो भी उद्योग क्षेत्र में ही काम करेगी। सबसे पहले वो ये देखेगी कि मांग किस चीज़ की ज़्यादा है, मांग किस चीज़ की ज़्यादा है। भले ही मार्केट में प्राइस है कोई बात नहीं, सरकार से होती है कि मांग किस चीज़ की ज़्यादा है। तो वो क्या करती है कि इस मांग को कम करने के लिए, मांग को कम करने के लिए वो उद्योग स्थापित करेगी, उसी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जिसकी डिमांड सबसे ज़्यादा देखी जा रही है। तो फिर क्या करती है, इसको उद्योग स्थापित करती। तो उद्योग स्थापित जब करेगी तो इसकी जो कार्य प्रणाली है, जो भी तकनीक है, टेक्नोलॉजी है, उसको विकास करेगी, उसको विकसित करेगी, राइट। तो उसमें क्या है, कार्य लगेंगे, काम करने लगेंगे, या श्रमिक लगेंगे, श्रमिक लगेंगे। तो इससे क्या है, लोग जो हैं उन्हें रोजगार मिलेगा, जो गरीब वंचित लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा। तो इससे आपने क्या निष्कर्ष निकाला, इससे ये निष्कर्ष निकाला कि अगर मांग बढ़ती है मार्केट में, अगर मांग बढ़ती है मार्केट में तो इससे क्या है, जो मार्केट में प्राइस है, जो मार्केट में प्राइस है तो उससे लोग नवीन नवीन
उद्योग भी स्थापित करेंगे, या गवर्नमेंट उनको जागरूक करेगी, भाई जो तुम पैसा तुम्हारे पास मार्केट में आया है उस पैसों का तुम उपभोग मत करो, ज़्यादा से ज़्यादा उपभोग मत करो, आप ये पैसा मुझे दे दो बॉन्ड पे, राइट, मुझे दे दो बॉन्ड पे। हम क्या करेंगे, इस पैसे को एक निश्चित मूल्य पर आपको दे देंगे, और यही जो पैसा है वो नए नए उद्योग नवाचार में लगा देगी सरकार। तो इससे क्या है, लोगों को रोजगार मिलेगा, समझ रहे हो, इससे लोगों को रोजगार मिल जाएगा। तो अब एक चीज़ यहाँ समझो, रोजगार जैसे ही उनको दिया जाता है तो अब वो मांग बढ़ने से, जो मुद्रास्फीति बढ़ने से क्या होता है, बेरोजगारी में कमी आती है, बेरोजगारी में कमी आती है, राइट। तो ये इसका एक रिजल्ट निकलता है कि अगर मांग बढ़ रही है तो मांग बढ़ने के लिए सरकार जो है अधिक से अधिक उद्योगों को स्थापित करने का प्रयास करेगी, नई नई नवाचार तकनीकों को बढ़ावा देगी। इससे क्या है कि जो लोग रोजगार हैं उनको रोजगार मिलेगा, राइट, उनको रोजगार मिलेगा और बेरोजगारी में कमी आ जाएगी, समझ रहे हो, रोजगारी में कमी आ जाएगी। तो ये इसका एक प्रभाव पड़ता है, मांग पर प्रभाव क्या होता है, ठीक है। दूसरी कंडीशन है कि अगर ये सरकार को पैसा नहीं देना चाहते हैं तो इस पे आप ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं कि जो इनके पास मूल्य आया है, जो पैसा है, ये पैसे का खुद का उद्योग स्थापित कर सकते हैं, खुद का कोई सा एक छोटा मोटा एमएसएमई एक उद्योग स्थापित कर सकते हैं, या कोई ऐसा घरेलू उद्योग स्थापित कर सकते हैं जहाँ पर लोगों को रोजगार मिल सके या स्वयं को रोजगार मिल सके, क्योंकि खुद भी तो व्यक्ति बेरोजगार होता है, तो वो कुछ ऐसा छोटा उद्योग स्थापित कर लेता है जो आम 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 जनमानस का भी कल्याण हो और खुद का भी अपना रोजगार मिल जाए, ठीक है। तो इससे क्या है कि मांग बढ़ रही है, राइट, तो मांग बढ़ रही है तो उस मांग को पूर्ति करता है। मान लो एक गांव है तो उस गांव में किसी आटा के लेकर के मांग बढ़ रही है, तो गेहूं तो है उनके पास, अब आटा के लिए चक्की नहीं है। तो अब एक चीज़ क्या होता है कि किसी व्यक्ति, अब वो देखता है कोई व्यक्ति कि हाँ मांग बढ़ रही है आटा की, तो वो क्या करेगा, एक चक्की को स्थापित कर लेगा, क्योंकि उसके पास प्राइस है, उसके पास मार्केट में प्राइस है, तो उसके पास पैसा है, ठीक, उसके पास पैसा है, तो वो क्या करेगा, इस चक्की में चक्की खोलेगा, राइट, चक्की स्थापित करेगा। तो इससे क्या है कि उद्योग स्थापित होगा, तो इसमें चक्की में काम करने वाले कारीगर हैं वो भी लग जाएंगे, तो उन्हें भी रोजगार मिल जाएगा, उन्हें भी रोजगार मिल जाएगा। और जो आम जनमानस है जिन्हें आटा की आवश्यकता थी उनको भी पूर्ति हो जाएगी। तो ये क्या है, ये क्या है, एक सप्लाई जो है वो ठीक हो जाएगी, सप्लाई जो है, मांग जो है उस पर प्रभाव पड़ रहा है, तो मांग को नियंत्रण करने के लिए एक उपाय, ये अमूल चूक उपाय हो जाएगा, राइट। तो ऐसा ही सरकार प्रयास करती है, या तो लोगों को जागरूक करती है कि तुम कोई ऐसे उद्योग स्थापित करो, राइट, या तो सरकार आप जानती है कि जो भी लोग उद्योग स्थापित करते हैं तो एमएसएमई क्षेत्र में जैसे उद्योग स्थापित होते हैं तो उसमें सरकार अलग अलग उनको रुपए भी देती है लोन पर कि भाई तुम उद्योग स्थापित करो, तुमको पैसे दे रहे हैं, राइट। अब ऐसा नहीं कि सरकार पूरा ही पैसा दे, तो क्या मतलब है भाई, उसमें लगभग में 51% तो अपना देना ही होगा, 49% गवर्नमेंट का मान लो, अगर गवर्नमेंट 51% कर देती है तो फिर वो सरकारी उद्योग हो जाएगा, राइट। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है, ये चीज़ें हैं मांग पर। तो इससे क्या है कि बेरोजगारी है उसमें कमी आ जाती है, मांग बढ़ने पर बेरोजगारी कमी आती है, क्यों, लोगों के पास पैसा रहेगा तो वो उद्योग स्थापित करने का प्रयास करें। चलिए, तो मांग पर प्रभाव क्या पड़ा, तो मैंने आपको बताया बेरोजगारी में कमी आती है, लेकिन मांग पर प्रभाव आप एक चीज़ और सोचो, मांग जो होती है कई बेसिस पर बढ़ती है। मैंने उत्पादन की वृद्धि में कमी, उत्पादन की कमी में भी मांग बढ़ती है। अब मार्केट में पैसा नहीं आया, उत्पादन की कमी है, मार्केट में पैसा नहीं आया तो उत्पादन की जब कमी है तो क्या उद्योग स्थापित कैसे करेगी लोग कैसे उद्योग स्थापित करेंगे, क्योंकि उनके पास मार्केट में पैसा भी नहीं आया, ओके, मार्केट में पैसा भी नहीं आया। तो ये भी स्थितियां बनती हैं, ये भी स्थितियां बनती हैं, राइट, मार्केट में पैसा नहीं है, जनसंख्या में वृद्धि है, ओके। तो ये एक्चुअली में, तो इस पे अगर आप देखोगे ना तो ये स्थितियां जब बनती हैं तो इसको जो निर्धारित करेगा, इसको जो निर्धारित करेगा वो डिपेंड करती है आरबीआई, ठीक, वो रेपो रेट है, सीआरआर है, इसको कम ज़्यादा करती है। तो इससे क्या है, मार्केट जो है वो नियंत्रण में रहता है, इससे जो बेरोजगारी है या कोई भी समस्याएं हैं उसका निदान किया जाता है। तो इस चीज़ को आपको समझ में आना चाहिए। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे, अगर मांग बढ़ती है तो बेरोजगारी में कमी आती है, राइट, क्योंकि उस मांग को नियंत्रण करने के लिए जिस जिस प्रोडक्ट की मांग बढ़ रही है उसको नियंत्रण करने के लिए उद्योग स्थापित किए जाएंगे, राइट, उद्योग स्थापित किए जाएंगे, समझ में आया। चलो
अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर। तो तीसरा नंबर अगर आप देखोगे तो इसके अंतर्गत अगर हम शामिल करते हैं तो निवेश। तो निवेश पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो निवेश पे अगर आप प्रभाव देखोगे, निवेश पर आप देखोगे दो प्रभाव पड़ते हैं, एक तो पॉजिटिव भी पड़ता है और एक नेगेटिव भी पड़ता है। पॉजिटिव भी पड़ता है और नेगेटिव भी पड़ता है। देखो मैंने आपको बताया था मांग के आधार पर, तो मांग में आप एक चीज़ देखो, मांग में जो पॉइंट निकलेगा वो पॉजिटिव निकलता है। क्यों? इस पे उद्योग स्थापित होंगे और जो रोजगार में वृद्धि होगी, ठीक है, और यही चाहते भी हैं लोग, रोजगार में वृद्धि होगी, तो ये पॉजिटिव पॉइंट निकला, समझ रहे। जबकि आप वो पहला अगर पॉइंट देखोगे, जो व्यक्ति कर्ज देता है तो वो निगेटिव में आता है, वो निगेटिव में आता है। क्यों? जो कर्ज दे रहा है उसको तो घाटा ही हो रहा है कि नहीं, बार घाटा हो रहा है, तो वो निगेटिव में आता है, ये पॉजिटिव में आता है, ये निगेटिव पॉजिटिव दोनों में आता है। तो मुद्रास्फीति जब बढ़ती है तो इसके सकारात्मक भी रिजल्ट निकलते हैं और निगेटिव भी रिजल्ट निकलते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब बात ये आती है कि निवेश पर प्रभाव के निगेटिव पॉइंट क्या होते हैं और पॉजिटिव पॉइंट क्या होते हैं। तो इसको थोड़ा समझो। जैसे आप एक चीज सोचो, मान लो निवेश कोई कर रहा है, तो अगर आम जनमानस की बात की जाए, तो आम जनमानस होता है, एक आम आदमी होती है, आम जनता होती है, तो वो भी निवेश करना चाहेगी। भाई हर कोई पैसा कमाना चाहता है, तो वो भी निवेश करना चाहेगी। तो वो क्या करती है, कोई पॉलिसी ले लेती है गवर्नमेंट की, जैसे LIC, ठीक है। यहाँ पर वो क्या भरेगी, प्राइम भरेगी, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, प्रीमियम भरेगी। तो LIC जो है एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो ये LIC मान लो कोई भी एक पॉलिसी ले लेती है, आम जनमानस जो है अपने कल्याण के लिए LIC बीमा है वो करवा लेते हैं। अब क्या होता है कि LIC में अगर आप देखोगे, मान लो आप निवेश कर रहे हो, मान लो किसी LIC का बीमा लिया, इसमें आप निवेश करोगे, या आप LIC के साथ साथ किसी अदर में देख लो, अदर में भी आप देख सकते हो। अदर में मान लो आप किसी भी क्षेत्र में इन्वेस्ट करो, आम जनमानस है, कोई ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टर नहीं है, छोटा मोटा व्यक्ति है, वो भी अपना धन कमाना चाह रहा है, तो वो भी क्या करेगा, पूंजी कमाना चाह रहा है, तो वो क्या करेगा, निवेश करेगा। अब वो निवेश जब मार्केट में करता है, निवेश जब वो मार्केट में करता है, तो वो क्या करता है, वो क्या करता है, किसी क्षेत्र में या किसी के साथ में फंड अपना देता है, फंड जुटाता है, फंड देता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, तो वो मान लो 1,000 रुपये देता है, राइट, 1,000 रुपये देता है, सुनना ध्यान से, 1,000 रुपये देता है। अब क्या होता है कि 1,000 रुपये दिए और मुद्रास्फीति जो है वो 10% वो बढ़ ही रही है। अब उसको इसका जो बेनिफिट होता है, इसका जो बेनिफिट होता है, मान लो उसको 1,500 रुपये मिले, वो 1,500 रुपये मिल गए। मान लो उसने 1,000 दिए थे 1 साल पहले, अब उसे 1,500 रुपये मिले। मान लो उसने निवेश किया था 1,000 रुपये का किसी क्षेत्र में, चाहे LIC में ले लो, चाहे किसी उद्योग क्षेत्र में ले लो, और उसको उसके 500 रुपये एक्स्ट्रा मिले ब्याज के रूप में, ठीक है, तो उसको मिल गए 1,500 रुपये। तो उसकी बचत जो हुई है, उसकी बचत जो हुई है, इसमें अगर आप देखोगे तो ये कितनी हुई है, 500 रुपये। ये इसका बेनिफिट है, इसका ये बेनिफिट है। लेकिन आप एक चीज़ देखो, आप एक चीज़ देखो, इस पर हम क्या लगाते हैं, 10% की मुद्रास्फीति। इस पर हम क्या लगा रहे हैं, 10% की मुद्रास्फीति। तो मान लो उसे वर्तमान में भी 1,500 रुपये मिले और पहले उसने 1,000 खर्च किए थे, राइट, ठीक है। तो ये आ गया 500 बटे 1,000 गुणे 100। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हो कि ये जो 50% है, सुनना, ये 50% जो है, ये क्या है, उसको बेनिफिट हुआ है, ठीक। पहले उसने 1,000 लगाया था, 1,500 मिल गए उसको 1 साल बाद, तो अब उसे पहले से 50% का लाभ हुआ, ठीक। कितना हुआ, 50%। अब इस पर 10% आप मुद्रास्फीति लगाओ तो 40% मान लो, तो 40% आप ऐसे मान सकते हो, ठीक, 40% मान सकते हो। तो लेकिन आप एक चीज़ सोचो, एक चीज़ सोचो कि ये 50% की वैल्यू जो है ना, वो आपकी 500 रुपये है। 50% की जो वैल्यू है वो 500 रुपये है। अगर आप इसमें से 10% कम करते हो, इसमें से 10% अगर करते हो, तो आप इसमें 50 रुपये आप कम कर लो,
ये बचे आपको 450 रुपये। तो 450 रुपये आपको क्या हुआ, फायदा हुआ। लेकिन आप एक चीज़ सोचो, एक चीज़ आप सोचो, यही 450 रुपये हैं, आप गए बैंक में जमा करने, राइट, बैंक में जमा करने जाते तो बैंक में जाते हो तो आप एक चीज़ सोचो, ये 450 रुपये हैं आपने कमाए, इस 450 रुपये का आप घर का खर्च चलाओगे कि नहीं, घर का खर्च चलाओगे कि नहीं, क्योंकि ये 450 रुपये हैं, या का टोटल में बैंक में जमा कर दोगे क्या, नहीं, तो अगर जमा भी कर दोगे तो आप खाओगे क्या, खाओगे क्या। तो यही चीज़ें आती हैं कि हमेशा याद रखना, अगर आपके पास कोई भी पैसा है, अगर आपके पास पैसा है तो घर में नहीं रखना चाहिए, घर में नहीं रखना चाहिए, उसे बैंक में जमा करना चाहिए। एक्स्ट्रा पैसा कभी घर में नहीं रखना चाहिए, उसकी मूल्य में गिरावट आती है। आपको लगेगा कि हमारे घर में रखा है, लेकिन समय के साथ साथ जो भी प्रोडक्ट हैं उसमें वृद्धि हो रही, मुद्रास्फीति बढ़ रही है उनकी, तो आपका जो पैसा है उसके मूल्य में कमी आती जाएगी। तो ठीक, तो ये आपको समझ में आना चाहिए, तो उसमें कभी पैसा नहीं रखना चाहिए। अब मान लो इस व्यक्ति को 450 रुपये का लाभ हुआ, 450 रुपये का लाभ हुआ। अब क्या होता है कि ये 450 रुपये में वो घर का खाना भी चलाएगा, राइट, घर का खाना खर्चा चलाएगा। इसके बाद आप जानते हो वो क्या करेगा, इसी में से अपने कपड़े लेना है, सब कुछ करेगा, घर का खाना खर्च करेगा, कपड़े भी लेगा, सब कुछ करेगा। तो अब उसके पास कितना पैसा बचा, आप खुद सोचो, उसके पास कितना पैसा बचा, उसके पास क्या पैसा बचा, कुछ नहीं बचा। अब मान लो उसके पास 100 रुपये बच गया, मान लो इतना टोटल खर्च करने के बाद उसके पास 100 रुपये बचा, ये जा रहा है वो बैंक में जमा करना है। तो जब वो बैंक में जमा करेगा तो ये तो पैसा जो बाकी था, मान लो 450 रुपये बेनिफिट है, अब इसमें से उसने 350 रुपये है ये उपभोग कर लिया, अर्थात ये धन के रूप में उसने खर्च कर लिया। इससे इससे अब कोई उसको पूंजी नहीं मिल रही। अगर ये कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करता है तो पूंजी मिलती, लेकिन अब बात ये है कि अपना घर का खाना भी खर्चा चलाएगा, पेट भरेगा, सब कुछ करेगा कि नहीं। तो अब क्या होता है कि ये उपभोग कर लेगा, अब उपभोग कर लेता तो इसके पास मान लो 100 रुपये बचते हैं। तो अब ये जो 100 रुपये बचे, ये जो 100 रुपये बचे हैं, अब ये 100 रुपये में वो जाएगा बैंक में जमा करना है, राइट, बैंक में जमा करना है। या तो ये 100 रुपये को किसी को उधार दे देगा, अगर ये उधार देता है, किसी को उधार दे देता है तो आने वाले समय में इसको फिर घाटा हो जाएगा। तो ये फिर कर्ज दे देता है, तो कर्ज देने वाले को मैंने आपको बताया था निगेटिव मुद्रास्फीति रहती है, तो वो घाटे में चला जाएगा। कैसा हो जाएगा, घाटे में चला जाएगा। तो एक चीज़ आप ये सोचो, तो इसलिए आप एक चीज़ यहाँ सोचो कि जो अगर वो बैंक में जमा करने जाता है तो बैंक में अगर उसे उचित रेट पर बैंक ब्याज दे रही है तो उसे फ़ायदा तो रहेगा, लेकिन क्या है कि आप देखोगे, आप देखोगे कि वो आने जाने में भी उसको कुछ ना कुछ घिसावट होती है। अगर हम आपको अभी बताएंगे घिसावट, जैसे जूता पहन के जाएगा, घिसेंगे कि नहीं, जूता घिसेंगे कि नहीं, आप बताओ मुझे, जूता घिसेंगे। इसके बाद आप जानते हो तो कपड़े पहन के जाएंगे तो कपड़े भी पुराने होंगे, राइट, कहीं फटेंगे, कहीं गिर गए कीचड़ में तो वहाँ साबुन भी लग जाएगा, राइट। तो ये चीज़ें बनती रहती हैं। तो अब बात ये आती कि ये जो पैसा उसने जमा किया था ये एक्चुअली में वो जमा ज़रूर है, जमा वहाँ ज़रूर है, लेकिन वो पैसा जमा नहीं रहता है, जमा नहीं रहता है। क्यों, क्योंकि वो गया है, जूता घिस गया उसका, वो गया है, उसके पुराने कपड़े भी हो गए, कहीं गिर गया तो साबुन में लगने में भी खर्च हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप जानते हो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ये जो इसने इन्वेस्ट किया था 1000, इससे बाद में जो 1500 रुपये मिले, ये इसका जो 5200 रुपये जो बेनिफिट हुआ था, इसमें मुद्रास्फीति लग गई, इसमें उपभोग हो गया, कहीं जूता घिसाई में हो गया, तो इसलिए अगर देखोगे तो इसको जीरो हो जाता है, इसको कोई बेनिफिट नहीं रहता। तो आप एक चीज़ माइंड में खुद सोच सेट कर लीजिए कि इसका जो नेगेटिव पॉइंट है वो यही होता है कि अगर कोई छोटे इन्वेस्टर हैं, अगर वो निवेश करते हैं तो उनको अगर लगभग 1000 से 1500 रुपये मिल भी जाता है। पहली बात तो 1500 मिलता नहीं, इतना नहीं मिलता है, मैंने अधिक अधिक पैसे ले ली, पूंजी ले ली, तो इतना नहीं मिलता, इससे कम मिलता है। सोचिए एक बार, इससे कम मिलता है, तो ये जो है एक्चुअली में 00 आप ले लो, इसको फ़ायदा नहीं होता है। अब मान लो अगर 1500 है तो 500 रुपये में मान लो कि कोई चीज़ है, उसने गाड़ी भी कोई खरीद ली, मोटरसाइकिल खरीद ली या कोई साइकिल खरीद ली है, राइट। तो अब क्या होता है कि इनकी समय के साथ मूल्य में गिरावट आती है, इनकी समय के साथ मूल्य में गिरावट आती है, क्योंकि अगर ये अच्छी जगह पे लगा देते हो, अगर गाड़ी कहीं अच्छी जगह लगा है तो ये पूंजी के रूप में काम करेगी। अगर आप घर में उसे सजा धजा के तैयार करके रखोगे ना,
तो वो फिर घाटे में रहेगी। क्यों? क्योंकि खड़ी खड़ी भी गाड़ी आप जानोगे वो कचड़ा होती जाती है, खड़ी खड़ी गाड़ी कचड़ा होती जाती है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कहीं उसके टायर खराब होने लगते हैं, कहीं उसकी जो अंदर की मशीनरी सिस्टम है उसमें मिस्टेक होने लगती है, राइट। तो कहीं भी अगर काई लग गई तो स्टार्ट ही नहीं होगी, तो जाओ वहाँ पे खर्च करो, जाके स्टार्ट कराओ जाके। तो खड़ी खड़ी भी गाड़ी जो है वो एक प्रकार की उपभोग के रूप में आ जाती है। तो इसलिए आप जानते हो इन्हें ओवरऑल कोई ज़्यादा बचत नहीं होती है, तो ये निगेटिव में रहती है। तो हमेशा याद रखना, जो निवेश छोटे निवेशक होते हैं, जो बहुत ही छोटे निवेशक होते हैं, आम जनमानस जो होता है, आम जनता हम जिसे शामिल में करते हैं, तो ये कहीं पैसा खर्च करते हैं तो इनके पास इतना पैसा नहीं है कि ये अपनी बेनिफिट के लिए लाखों कमा सकें, तो नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए आप एक चीज़ सोचो, लाखों नहीं कमा पाते हैं तो इस वजह से इन्हें जो बेनिफिट होता है वो नाम मात्र का रहता है, वो निगेटिव में ही रहता है। इन्हें एक्चुअली घाटा में ही रहेंगे, क्योंकि ये 500 रुपये में ही गाड़ी वाहन रिक्शा रिक्शा ये सब कुछ खरीदते हैं। तो फिर आप जानते हो कि अगर ये नहीं चला तो ये खड़ी खड़ी भी इसकी जो एक्चुअल वैल्यू जो होती है उसमें गिरावट आती है वाहनों में। इस वजह से भी आप जानते हो कि इनका जो निवेश इन्होंने किया था उनका जो निगेटिव पॉइंट यही निकला कि इनको कोई फायदा नहीं हुआ मुद्रास्फीति से। चलो, अब बात आती है कि जो इन्वेस्टर होते हैं, बड़े बड़े निवेशक होते हैं, क्या उनको निगेटिव पॉइंट मिलता है कि पॉजिटिव? तो उनको पॉजिटिव मिलता है, सकारात्मक मिलता है। कैसे मिलता है वो आप समझो। मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है, ठीक, वो उद्योगपति व्यक्ति है, राइट, उद्योगपति व्यक्ति। तो एक्चुअली में जो बड़े बड़े पैसा वाले होते हैं वो वो ऐसे पैसे नहीं खर्च करते हैं, वो पैसे कब खर्च करते हैं? वो पैसे कब खर्च करते हैं? वो पैसे जब खर्च करते हैं जब मार्केट में किसी चीज़ की डिमांड हो। अगर मान लो किसी प्रोडक्ट को लेकर के डिमांड हो रही है, मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो वो क्या करेंगे, उसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए ज़्यादा करोड़ों रुपए खर्च कर देंगे। कौन? बड़े बड़े इन्वेस्टर। अब बड़े बड़े इन्वेस्टर जब करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं तो इससे क्या होता है? सुनना ध्यान से। बड़े बड़े इन्वेस्टर जब पैसे खर्च कर देते हैं तो इससे ये फायदा होता है कि जिस व्यक्ति ने, जो बड़ा इन्वेस्टर है, उसने पैसे खर्च किए, उसने मान लो 1 करोड़ रुपए खर्च किया, राइट, 1 करोड़ रुपए खर्च किया, ठीक है। अब क्या होता है कि 1 करोड़ रुपए में उन्होंने उद्योग स्थापित किया, राइट, जिस चीज़ की डिमांड थी, या तो उसने उद्योग स्थापित किया या किसी उद्योग में उसने लगा दिया कि चलो आप इस चीज़ का प्रोडक्ट बनाओ, एक इस चीज़ का प्रोडक्ट बनाओ। तो अब क्या होता है कि इस प्रोडक्ट की तो बहुत ज़्यादा मार्केट में मांग है, इसकी प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा मार्केट में मांग है। अब क्या होता है कि जब यही प्रोडक्ट जब बनता है तो ये मार्केट में जाता है, तो ये उच्च दाम अगर भी हैं इसके ना, तो ये उच्च दाम भी हैं इसके ना, तो फिर भी आप जानते हो ये बिक जाएगा, क्योंकि इसकी मांग बहुत ज़्यादा है, भले ही मुद्रास्फीति बढ़ रही है, भले ही मुद्रास्फीति बढ़े, लेकिन प्रोडक्ट बिकेगा क्योंकि इसकी मांग ज़्यादा है, तो इसलिए आप जानते हो कि जिसने पैसा खर्च किया था, इसके जो प्रोडक्ट बने हैं उच्च दाम पे बिक रहे हैं, उच्च दाम पर बिक रहे हैं। इसलिए आप क्या समझे, यहाँ पर आप क्या समझे, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो उस समय पैसा खर्च करते हैं जब किसी चीज़ क्षेत्र की मांग बढ़ती है, किसी भी प्रोडक्ट की मांग बढ़ती है, तब वो खर्च करते हैं। ऐसा नहीं है कि मार्केट में मांग भी नहीं बढ़ी और आप जा रहे हैं धनाधन पैसे खर्च कर रहे हैं, तो फिर तो आप घाटे में चले जाओगे। तो हमेशा याद रखना, इन्वेस्टर पागल नहीं होते हैं, वो हमेशा उस समय पैसा खर्च करते हैं जब किसी की मांग बढ़ती है मार्केट में बहुत ज़्यादा, तभी पैसा खर्च करेंगे, अन्यथा वो पैसा खर्च नहीं करते। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। चलो, तो इसका जो पॉजिटिव पॉइंट है वो क्या निकला कि जो निवेशक होते हैं, बड़े निवेशक होते हैं, राइट, बड़े निवेशक होते हैं, उन्हें फ़ायदा होता है। क्या होता है? फ़ायदा होता है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बार फ़ायदा ही हो, ज़रूरी नहीं है कि हर बार फ़ायदा हो। क्यों? एक चीज़ और सोचो, मान लो कि बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, किसी एक प्रोडक्ट की मांग चल रही है, मार्केट में बहुत ज़्यादा है, उन्हें लोगों को ज़्यादा ही, मान लो बहुत ज़्यादा है किसी क्षेत्र को लेकर के, आप किसी भी को ले लो, हाँ, उसकी सबसे ज़्यादा मांग है, उसकी मान लो शादी विवाह चल रहे हैं, अब सोने की मांग है, डिमांड बहुत ज़्यादा, ठीक, डिमांड बहुत ज़्यादा। अब क्या होता है कि जो निवेशक होते हैं वो सोने में रुपए बहुत खर्च करेंगे। निवेशक जो क्या काम करेंगे, वो सोने में खर्च करेंगे। तो इतना निवेशक, मान लो 20 निवेशक आ गए, ठीक, 20 निवेशक आ गए, उन्होंने पैसा खर्च कर दिया इसमें। अब बहुत ज़्यादा सोना को निवेशक कर दिया और सोना पे काम कर रहे हैं, सोना पे। अब बात ये आती है कि मार्केट में क्या होता है
कि मार्केट में अगर आप देखोगे तो एक समय तक मांग बढ़ती है, एक समय तक मांग बढ़ती है, अगर वो समय निकल जाता है ना तो मांग गिर भी जाती है, समझ रहे हो, मांग गिर भी जाती। जैसे सोना चांदी की ले लो, सोना चांदी में जब शादियां आती हैं तो सोने की मांग बहुत ज़्यादा रहती है, बहुत ज़्यादा रहती है, और जैसी शादी निकली तो सोने की मांग कम कम हो गई, कम हो गई। अब इन्होंने जो इतना पैसा खर्च कर दिया ना मार्केट में, इतना पैसा खर्च कर दिया प्रोडक्ट सोने बनाने में, ठीक, निवेशकों ने, तो अब मांग भी नहीं रही। उस समय तो इनको फायदा रहा, उस समय इनको फायदा रहा, लेकिन आप जानते हो अगर ज़्यादा ज़्यादा पैसा भी अगर खर्च करते हो ना तो फिर मांग के विपरीत चला जाता है, मांग के विपरीत चला जाता है, तो फिर भी ये घाटे में हो जाते हैं, फिर भी ये घाटे में चले जाएंगे। तो एक्चुअली में जब क्या होता है कि मांग जैसे ही कम होती है तो ये जो उन्होंने पैसा खर्च किया था ये फिर घाटे में हो जाते हैं, समझ रहे, ये फिर ये घाटे में हो जाते हैं। इसलिए आप जानते हो कि कभी कभी ये जरूरी नहीं है कि इनको फायदा ही हो, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो इन्हें फायदा रहता है, इन्हें फायदा रहता है, क्योंकि ये ऐसे क्षेत्र में ही निवेशक निवेशक जो होते हैं वो ऐसे क्षेत्र में ही ज़्यादा सबसे ज़्यादा निवेश करते हैं जो फ्यूचर में भी अगर उसकी डिमांड बनी रहे, समझ रहे हो। हाँ, बहुत होशियार होते हैं वो तभी खर्च करते हैं उसकी लंबे समय तक डिमांड बनी रहे, 1-2 साल तक उसकी डिमांड रहे, तभी वो खर्च करते हैं। 4 महीने 2 महीने की अगर डिमांड होती है तो उसको लेकर वो खर्च कर देंगे, खर्च करते हैं, लेकिन वो उच्च दाम पे खर्च कर देंगे तो लोग खरीद लेंगे, तो 4 दिन बाद वो डिमांड खत्म हो जाएगी। अगर मान लो उन्होंने प्रोडक्ट ज़्यादा बन भी गया तो फिर अब वो घाटे में चले जाते हैं, ऐसा हो जाता है। तो ये सब देख देख कर ही काम किया जाता है। तो हमेशा ओवरऑल अगर आप देखोगे तो बड़े जो निवेशक होते हैं उन्हें फायदा रहता है। एक निवेशक तो उसे फायदा रहता है जो मान लो किसी के पास 1,000 रुपए हैं, राइट, 1,000 रुपए हैं, तो वो 200 रुपए कहीं कहीं दूसरी कंपनी में लगा रहा है, 200 रुपए कहीं दूसरी में लगा रहा है, 200 रुपए कहीं दूसरी में लगा रहा है। तो इस प्रकार से उसने मान लो 5 कंपनियों में पैसा लगा दिया 200-200 करके, ठीक है। अब क्या होता है कि इस कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं, इस कंपनी के प्रोडक्ट हैं ये निम्न दाम पर बिक रहे हैं, राइट, निम्न दाम पर बिक रहे हैं, राइट। तो अब इसको यहाँ तो घाटा हो रहा, इसको यहाँ घाटा हो रहा, क्योंकि इसने 200 रुपये खर्च करे तो उतना ही नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि इसकी जो प्रोडक्ट की जो मांग है मार्केट में है नहीं, इसका भी दाम गिर गए हैं। ये कंपनी है ये काफ़ी फायदे में चल रही है, अब ये कंपनी है ये फायदे में चल रही है, ठीक है, ये कंपनी है फायदे में चल रही है, क्योंकि इसके जो प्रोडक्ट हैं इसकी मांग है, इसके प्रोडक्ट इसकी मांग है और ये फायदे में चल रही है, तो ये उच्च दाम पे अपना बेच रही है, उच्च दाम पे अपना बेच रही है, तो इसको ये फायदा है। तो जो व्यक्ति ये पैसा खर्च कर रहा है, तो अगर अगर ये किसी एक विशेष कंपनी पैसा खर्च करता है तो ये रिस्क लेता है, रिस्क लेता है कि अगर ये कंपनी पैसे में, अगर ये कंपनी ने के अगर प्रोडक्ट के सही दाम मिल गए तो इसे फायदा हो जाएगा। अगर ये प्रोडक्ट जो कंपनी बना रही है इसकी मांग मार्केट बना रही तो ये पैसे जो खर्च किए थे तो इसको घाटा हो जाएगा। तो ये रिस्की काम होता है किसी विशेष कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने से, राइट। अगर आप फंड के रूप में कई कंपनियों में अलग अलग PFI जैसे बोलते हैं तो वो जमा करते हो, FPI या PFI उसको हम बताएंगे आगे, तो वो जमा करते हैं। अब वो अलग अलग जब जमा करते हैं तो इसलिए अगर आप देखोगे अलग अलग जब जमा करते हैं पैसा, तो अब क्या होता है, अब क्या होता है कि एक कंपनी अगर घाटे में है तो एक तो फायदे में रहेगी, एक कंपनी कोई घाटे में जा रही है तो एक फायदे में रहेगी। अमेजोन कोई घाटे में है या कोई फ्लिपकार्ट घाटे में है या कोई अदर बहुत सारी चंकी चाट वाली कंपनियां हैं वो भी अगर घाटे में जा रही हैं, कोई फायदा में रहेगी, कोई फायदा रहेगी तो उसमें उनको पैसा तो मिलेगा, जो भी पैसा खर्च किया तो वो आएगा कि नहीं। तो ये चीज़ें हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे जो एक कंपनी में ना लगाकर अलग अलग कंपनियों में पैसा खर्च करता है उसको भी फायदा रहता है, कोई फायदा रहता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो एक कंपनी में लगाया है उतना उसका फायदा और इन कंपनियों का फायदा एक समान रहे, ऐसा नहीं होता है, लेकिन फायदे में रहेगा, इतना जरूर है, इतना जरूर है, समझे। चलो, तो आपने क्या समझा, ओवरऑल जो निवेशक होते हैं, बड़े इन्वेस्टर होते हैं, बड़े इन्वेस्टर जो होते हैं वो फायदे में रहते हैं, जो कि छोटे छोटे निवेशक होते हैं आम जनमानस व्यक्ति, तो वो क्या फायदे में रहेंगे, ठीक है, उनका तो जूता ही घिसता रहेगा। तो ये चीजें आपको समझ में आना चाहिए, हाँ। चलो, तो निवेश पर प्रभाव क्या पड़ता है मुद्रास्फीति का, समझ में आ गया। चलो, चौथी बात हम करते हैं, इसमें आय पर क्या प्रभाव पड़ता है, आय पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम ऐसे कह सकते हैं आय पर प्रभाव, राइट, मुद्रास्फीति का आय पर प्रभाव क्या पड़ता है। तो एक चीज सोचो, मान लो
मान लो किसी व्यक्ति को पहले उसकी इनकम जो थी, अगर आज के 15 साल या 20 साल पहले देखोगे तो पहले जो इनकम मिलती थी वो बहुत कम थी। मान लो 500 रुपये मिलती थी, ठीक, 500 रुपये मिलती थी। अगर आप देखोगे तो ये पहले का मूल्य है, ये पहले के वेतन है, वो 500 रुपये मिलता था। वर्तमान में अगर आप देखोगे, वर्तमान में अगर आप देखोगे तो ये पैसा बढ़ के 15,000 हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, 15,000। अब 500 रुपये था पहले, अब ये 15,000 हो गया। तो आप क्या है, इस 500 से जो 15,000 बना है, ये 500 से जो 15,000 बना है, ये बनने का जो कारण है वो है मुद्रास्फीति, राइट। अगर महंगाई ना हो, महंगाई ना हो, महंगाई नहीं होगी तो ये क्यों वेतन बढ़ेगा, समझ रहे हो। वेतन क्यों, गवर्नमेंट है या कोई प्राइवेट संस्था है, वो पैसा क्यों बढ़ाएगी। वो तो मुद्रास्फीति बढ़ती है तभी तो बढ़ाती है। मुद्रास्फीति जब मार्केट में डिमांड होती है, लागत जनित डिमांड होती है, मांग जनित डिमांड होती है, तो मुद्रास्फीति बढ़ती है। और जब मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो जो सैलरी होती है, जो आय, जो जो लोग काम कर रहे हैं, कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो उनकी जो आय है उसमें तो वृद्धि होगी। अगर मान लो उसकी आय नहीं बढ़ा रहे हो, मुद्रास्फीति बढ़ रही है, तो 500 रुपये से क्या करेंगे वो, 500 रुपये में तो उसके जूते ही घिस जाएंगे, खाना खर्चा कहाँ से आएगा, ये सब। तो यही चीज़ें हैं कि मुद्रास्फीति बढ़ने से आय जो होती है वो बढ़ती है। मुद्रास्फीति बढ़ने से आय जो होती है बढ़ती है। वो कैसे बढ़ती है, मैंने आपको बताया कि पहले किसी व्यक्ति की 500 रुपये आय थी, वो वर्तमान में 15,000 हो जाती है आकर के, ठीक, 15,000 हो जाती है। तो इसका मतलब है कि मुद्रास्फीति पे उसका सकारात्मक पॉइंट निकलता है, यानी कि मुद्रास्फीति बढ़ती है, बढ़ने से उसकी आय जो है वो भी बढ़ती है। तो इतना आपको समझ में आया कैसे बढ़ती है। अब मान लो जो संगठित क्षेत्र में कर्मचारी काम कर रहे हैं तो उनका अलग से अपना भाई पीएफ वगैरह कटता है, राइट। प्रोविडेंट फंड होता है वो कटता रहता है, तो वो अलग से उनको 12% जितना भी हो, शायद 12% है, तो वो कटता है। तो वो बाद में उनको मिल जाता है, बाद में वो जमा होता रहता है, पीएफ के रूप में जमा होता है, पर बाद में वो मिलता रहता है। तो वो इमरजेंसी के लिए होता है, वो आपत्तिजनक के लिए होता है, ठीक है। क्योंकि वो इसलिए दिया, अब वो ये ऐसा होता है ना कि मान लो तुमको अगर गवर्नमेंट पूरा पूरा सैलरी या कोई प्राइवेट सेक्टर की जो संगठित क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं, तो उनको मान लो पीएफ जो है, पीएफ जो है उसका कितना हो रहा है, जो भी सैलरी है उसका 12% वो कट करते हैं। अगर इसको नहीं कट करेंगे ना, नहीं कट करेंगे तो इनके पास मान लो ये उपभोग कर लेंगे, पैसे का उपभोग भी कर लेंगे या जमा कर लें, जो भी हो। तो पीएफ वो इसलिए करता है कि अगर इनके पास इमरजेंसी समस्या आती है, किसी परिस्थिति बस आती है, तो ये जो पीएफ जो जमा किया हुआ है ऑलरेडी, तो इससे इनका जीवन जो है वो सर्वाइव थोड़ा थोड़ा हो जाएगा, राइट। तो इसलिए सरकार जो है इसको 12% जो है प्रोविडेंट फंड के रूप में कट करती रहती है। तो ये जो होता है संगठित क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। संगठित क्षेत्र के जो लोग होते हैं, संगठित क्षेत्र में जो काम करते हैं, का कटता है, संगठित क्षेत्रों में नहीं होता है, ठीक है। तो नियंत्रण करने के लिए जो ईपीएफओ होता है, राइट, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, राइट, ये जो संगठन है, ये जो संगठन है एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, इसके माध्यम से ये नियंत्रण किया जाता है, जो संगठित क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उनके लिए होता है। चलो, तो यही बात आती है कि जो 500 रुपये, जो 500 रुपये जिस व्यक्ति को पहले मिलते थे वो 15,000 मिलने लगे, इसका मतलब है कि आय पर क्या प्रभाव है। चलो, इसका मतलब ये है कि मुद्रास्फीति बढ़ने से उनकी आय में वृद्धि होती है, कि आय में वृद्धि होती है। तो इसका एक सकारात्मक पॉइंट है कि मुद्रास्फीति बढ़ने से आय में, मुद्रास्फीति बढ़ने से आय में वृद्धि होती है। चलिए, तो इतना आपको समझ में आना चाहिए, राइट। इसके बाद आप जानते हो बचत पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बचत पर इसका अगर हम प्रभाव देखें, बचत पर प्रभाव देखते हैं, तो एक चीज सोचो आप,
बचत पर प्रभाव दो आधार पर हम इसको समझ सकते हैं। पहली बात, संगठित क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, दूसरी बात असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और जो सरकार के कर्मचारी हैं, राइट। तो इससे आप एक चीज सोचो कि सरकार जो होती है किसी को आय देती है, राइट, किसी को भी अगर ये पैसे देती है सरकार, गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, पैसे देती है, तो वो क्या जो है वो मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए देती है। मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए वो सोचती है कि हम इस व्यक्ति को इतना पैसा दे रहे हैं, राइट, इतना पैसा दे रहे हैं, अगर इसमें मुद्रास्फीति बढ़ती भी है तो फिर भी इसको बचत रहेगी, तो वो उस हिसाब से देती है, राइट, उस हिसाब से देती है। जबकि आप वो प्राइवेट सेक्टर में देखोगे, राइट, प्राइवेट सेक्टर में जो लोग असंगठित या संगठित, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में भी संगठित लोग होते हैं, राइट, प्राइवेट सेक्टर में भी संगठित लोग होते हैं और असंगठित लोग भी होते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में जो संगठित या असंगठित लोग होते हैं, अगर उनको प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां पैसा देती हैं, राइट, प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां पैसा देती हैं, तो वो पैसा जो है वो एक्चुअली में देखा जाए तो वो भी आय को ध्यान, वो भी मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए देती हैं, राइट, वो भी मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए देती हैं। लेकिन एक चीज सोचो, यहाँ पर जो संगठित और असंगठित क्षेत्र हैं, इनका मूल्य जो इन पैसा दिया जा रहा है, इनकी मेहनत के बेस पर दिया जाता है, समझ रहे हो, इनकी मेहनत के बेस पर दिया जाता है। मान लो कि कोई व्यक्ति है वो है असंगठित क्षेत्र का या संगठित, किसी का ले लो, राइट, तो वो व्यक्ति काम करने जा रहा है प्राइवेट सेक्टर में, उसने काम किया, उसको सैलरी मिल गई, ठीक है। अब क्या होता है, हम असंगठित क्षेत्र की बात कर लेते हैं। संगठित क्षेत्र में क्या होता है कि कोई व्यक्ति एक विशेष 4 दिन मान लो ड्यूटी नहीं कर पाता है, 4 दिन नहीं कर पाता है, फिर भी उसका पीएफ रहता है, वो कटता है, पैसा है, वो इनकम नहीं जाती है, राइट, वो इनकम नहीं जाती। संगठित क्षेत्र वालों की अगर हम बात करते हैं, तो असंगठित क्षेत्रों वालों की अगर आप देखोगे तो वो भी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। तो असंगठित क्षेत्र का जो व्यक्ति है, असंगठित क्षेत्र का जो व्यक्ति है, उसके लिए समस्या रहती है। क्यों? क्योंकि वो देखा जाए तो मान लो उसको शुरुआत में 15,000 में लगाया, राइट, 15,000 में लगा लिया उसे। अब 15,000 में लगाया, कुछ दिन उसने मेहनत की, मान लो वो किसी समस्या से ग्रस्त हो गया, राइट, किसी समस्या से ग्रस्त हो गया, तो ये जो उसे 15,000 रुपये में वो लगा था, 15,000 रुपये में लगा था, तो फिर उसको वो रुपये नहीं मिल पाते हैं। तो इसकी जो बचत पर है वो एक निगेटिव प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कुछ ऐसी प्राकृतिक समस्याएं भी आ जाती हैं, नेचुरल समस्याएं आ जाती हैं, जिसकी वजह से जो मनुष्य है जो असंगठित क्षेत्र में काम कर रहा है, तो उस स्थिति में आप जानते हो उनका बचत है वो नहीं हो पाती है, ज़्यादा नहीं हो पाती, वो घाटे में भी चला जाता है, कभी कभी घाटे में भी चला जाता है। तो असंगठित क्षेत्र के लोग जो होते हैं, वो इनका जो है मुद्रास्फीति से उनका निगेटिव पॉइंट होता है, राइट, उनको फायदा नहीं हो पाता है, वो घाटे में हो जाते हैं। कैसे? जैसे मान लो उसको 15,000 रुपये दिए, अब इसने क्या हुआ कि 2 मंथ तक इसने मेहनत की, 2 महीने काम किया असंगठित क्षेत्र, ठीक, 2 महीने काम किया, इस पर बहुत ज़्यादा एक तो मेहनत लेंगे, राइट, सबसे ज़्यादा इस पर मेहनत लेंगे, जितना ज़्यादा मेहनत लगेगा तो उतना ही ज़्यादा ये व्यक्ति क्या करेगा, पैसे खर्च करेगा, क्योंकि ये ज़्यादा मेहनत करेगा, असंगठित क्षेत्र का ज़्यादा मेहनत करेगा, तो ये व्यक्ति क्या करेगा, जाएगा क्वार्टर भी पी लेगा, क्योंकि वो थक गया है, तो वो क्वार्टर भी पिएगा, क्वार्टर में भी वो खर्च कर लेगा, थक गया है। दूसरी बात है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करता है, तो वो खाने के लिए भी उसके लिए उतना ही पोषण की आवश्यकता होती है, राइट, खाने के लिए भी उतना ही ज़्यादा पोषण चाहिए, क्योंकि मेहनत करने वाला व्यक्ति को भूख ज़्यादा लगती है तो उतना ही ज़्यादा खाएगा। तो ये चीज़ें सब शामिल की जाती हैं ब्रो, सब शामिल की जाती हैं। तो ये व्यक्ति जो है, क्योंकि असंगठित क्षेत्र वालों पर ज़्यादा मेहनत पड़ती है, तो इस व्यक्ति को 15,000 में लगाया, 2 महीने काम किया, 30,000 रुपये इसको दिए गए, 30,000 रुपये इसको दिए गए। अब 30,000 रुपये में ये क्या काम करेगा, बाहर कर रहा है तो कमरा का किराया है, सब कुछ है, वो अपने पास से देगा, राइट, बहुत सारी कंपनियां हैं जो अपने पास से भी देती हैं, लेकिन वो फिर उसी में कट कर लेती हैं, पैसे उसी में कट करती हैं, और जबकि वो एडवांस में भी कट करती हैं। इसके बाद 30,000 में वो, आप जानते हो ये जो कंपनी है वो टैक्स भी लगा देती है, राइट, कंपनी जो है वो टैक्स भी लगाएगी, फिर इस पर टैक्स भी कंपनियां अपना लगाती हैं प्राइवेट सेक्टरों की, तो टैक्स भी लगाएगी इस पर। अब क्या होता है कि इसकी जो इनकम है, मान लो 15,000 से 30,000 है, तो इसमें 2,000 उनका टैक्स कट हो गया, तो 28,000 मान लो रुपये बचा, 28,000 रुपये, 10% मान लो टैक्स चला गया कंपनी में, तो 28,000 रुपये बचा।
अब इस 28,000 रुपये में 2 महीने में 4,000 रुपये का रूम है, राइट, 4,000 रुपये का उसका क्या है, रूम है, तो 4,000 में उसका 8,000 का तो रूम का चला गया और 3,000 का वो व्यक्ति खा गया, तो 6,000 ये खा गया, तो 6,000 ये खा गया, 8,000 ये चला गया, 14,000 हो गए। इसके बाद मान लो इसके बीवी बच्चे भी हैं, बीवी बच्चे हैं तो बीवी को भी, बीवी कुछ काम करती ही नहीं है, घर में परे परे खाती हैं, तो अब क्या होता है तो ये होता है कि अब क्या होता है कि ये जो भी है तो बीबी भी खाएंगी, तो 6,000 रुपये इनके भी हो गए, कपड़े धोना लत्ता ये सब कुछ हो जाता है। तो अब क्या है कि इस व्यक्ति को कोई पैसा नहीं बच, ठीक, इस व्यक्ति को कोई पैसा नहीं बच पाया। दूसरी कंडीशन है कि असंगठित क्षेत्र में है, अगर ये किसी समस्या से ग्रस्त हो गया, अधिक मेहनत पड़ गई और ये माइंड से ही पागल हो गया, माइंड से डिस्टर्ब हो गया, पागल हो गया, तो ये व्यक्ति जो है जितना इस पर पैसा इसने कमा नहीं पाया उससे ज़्यादा इसका बीमारी में चला गया। दूसरी बात है कि अगर ये काम पे भी नहीं जा पाता है तो असंगठित क्षेत्र के जो लोग होते हैं उसमें काम करने वाले जो व्यापारी लोग होते हैं, ठेकेदार लोग होते हैं, वो इनको बाहर कर देगा, क्या कर देगा, इसको बाहर कर देगा। तो आप ओवरऑल अगर आप देखोगे ना, ओवरऑल देखोगे तो इस पर बचत जो होती है इनकी नहीं हो पाती। कर्मचारी ठेकेदार की तो हो जाती है, उनकी अलग बात है, लेकिन जो असंगठित क्षेत्र में कर्मचारी रहे, मजदूर जो काम कर रहे हैं, उनकी एक्चुअली बचत नहीं हो पाती। तो इसका एक निगेटिव पॉइंट रहता है, राइट, इसका एक निगेटिव पॉइंट रहता है, क्योंकि किसी भी प्राकृतिक समस्या की वजह से 1 दिन 2 दिन वो काम पे नहीं जा पाते हैं, तो फिर उनको बाहर कर देते हैं, बोलते हैं चलो तुम्हारी आज से छुट्टी, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, तो आप ऐसे कर सकते हो। तो आपने लाउंसेट आपने देखा हो, जो लाउंसर सेल है या ऐसा ही कुछ है, उसमें जो काम करते हैं ना लोग, अब वो असंगठित क्षेत्र के लोग होते हैं, ठीक है, असंगठित क्षेत्र लोग होते हैं, यानी कि उसको एक और चीज़ बोलते हैं, माइंड में नहीं आ रहा, मतलब कि उसको 4 दिन काम किया और 5वें दिन दूसरे यहाँ काम किया, 4 दिन बाद फिर तीसरे यहाँ काम किया, ऐसे काम करते हैं वो लोग, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं कुछ, आगे हम देखो एक बार उस पर प्रोसेस करेंगे, मैंने अध्ययन करेंगे तब बताएंगे, ठीक है। तो यही है कि मान लो कोई व्यक्ति है, 4 दिन इस कंपनी में काम किया, 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 यहाँ पे उसने 10,000 रुपये में किया था, यहाँ उसने 5,000 रुपये में किया, कहीं 8,000 रुपये में किया, तो फिर इसको अगर ओवरऑल देखोगे ना तो इसको क्या फ़ायदा मिलेगा, तो क्या फ़ायदा मिलेगा, कोई बचत नहीं कर पाएगा ये। तो ऐसे लोग जो है गरीब के गरीब रह जाते हैं, वंचित हो जाते हैं, ठीक है। और ऐसे लोग जो है वो अशिक्षित होते हैं, ठीक है, क्योंकि जिनके पास शिक्षा नहीं है, अशिक्षित वर्ग के लोग हैं, जिनके पास शिक्षित हैं या उनके पास शिक्षा के लिए पैसे नहीं हैं, तो वो व्यक्ति जो हैं गरीब ही बने रहते हैं, तो उन पर कोई भी बचत नहीं कर पाता। चलो अब बात करते हैं बचत पर। एक संगठित लोग भी काम करते हैं, तो ये भी प्राइवेट सेक्टर के होते हैं संगठित लोग, और एक होते हैं सरकार के कर्मचारी। तो इनको तो आपको पता होना चाहिए, तो ये मुद्रास्फीति माइनस करके होती है इनकी, तो ये तो फायदे में रहते हैं। सरकारी जो लोग कर्मचारी हैं ये तो फायदे में रहते हैं, अगर इनका पैसा मुद्रास्फीति बढ़ रही है तो ओबियसली इनका अपने आप इनका जो सैलरी है बढ़ जाएगी, राइट, ऑटोमेटिक सैलरी बढ़ जाएगी। जबकि संगठित लोगों की है, इनकी भी सैलरी बढ़ जाती है, इनकी सैलरी बढ़ जाती है, लेकिन मेहनत इन पर भी पड़ती है, मेहनत इन पर भी पड़ती है, असंगठित कितने ही। लेकिन यहाँ पर एक स्थिति सही रहती है, मान लो 4-5 दिन व्यक्ति काम पे नहीं कर पाता है, इमरजेंसी में कहीं समस्या से ग्रस्त है, तो उसका जो काम है वो छूटता नहीं है। ये चीज़ें हैं, उसका काम है वो यहाँ संगठित क्षेत्रों में छूटता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पीएफ वगैरह बन जाता है संगठित वालों का, तो उसका काम जो है वो छूटता नहीं है, राइट। जबकि असंगठित वालों का अगर तुम 2 दिन नहीं जाओगे तो बाहर कर देते हैं, तो फिर वो बेचारा दूसरी जगह भटक के जाएगा, कहीं दूसरी तीसरी जगह जाएगा, राइट। तो फिर वो उसका जो बचत है ओवरऑल देखोगे तो इसमें नेगेटिव रहेगा असंगठित क्षेत्रों का। जबकि संगठित क्षेत्र और सरकार के जो क्षेत्र के लोग हैं काम कर रहे हैं कर्मचारी, तो उनको थोड़ा कहीं ना कहीं बेनिफिट रहता है। सरकारी वालों को तो रहता ही है, इनका तो आप नंबर 1 पे ले लो, दूसरे पे ले लो इनको संगठित को, और तीसरे पे असंगठित वालों को ले सकते हो, इनको तो माइनस में ही रखो, इनको तो निगेटिव में रखो। तो पॉजिटिव में अगर आपने क्या देखा बचत में, पॉजिटिव में आपने ये देखा कि ये जो व्यक्ति संगठित क्षेत्र में काम कर रहा है, जो सरकार का कर्मचारी गवर्नमेंट का है वो काम कर रहा है, तो इसको तो वैसे भी सैलरी मिलेगी, राइट, और वैसे भी ये घूसखोरी करते रहते हैं तो और फ़ायदा कर लेते हैं, आम जनमानस पे इसको फ़ायदा कर लेते हैं कि डंडा लेके खड़े हो जाएंगे, लाओ लाओ 2,000 रुपये लाओ, 5,000 रुपये लाओ, 500 रुपये लाओ। तो इनकी तो मुद्रास्फीति जो है वो उनकी इधर उधर से कमाने में ही चली जाती है।
इधर देखोगे संगठित वालों का, तो संगठित वालों पे बराबर ही मेहनत पड़ती है, असंगठित क्षेत्रों कितनी, राइट, बराबर ही एक प्रकार से मेहनत पड़ती है। लेकिन बात यह है कि अगर ये किसी समस्या से ग्रस्त हो जाते हैं ये लोग, तो इनकी जो सैलरी है वो कट नहीं होती है, राइट, कट नहीं होती है। हाँ, 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन नहीं कट होगी, अगर 10 दिन नहीं जाओगे तो कट हो सकती है, लेकिन इन्हें काम से बाहर नहीं निकाला जाता, इन्हें काम से बाहर नहीं निकाला जाता, क्योंकि इनका सर्टिफिकेट बन जाता है संगठित वालों का, अपना एक संगठित वालों का एक सर्टिफिकेट बन जाता है। तो ये संगठित वाले जो लोग होते हैं, अगर इनको किसी बस पहली बार तो कंपनी से बाहर नहीं निकालते हैं, राइट, और अगर ये निकल भी जाते हैं तो इनके पास सर्टिफिकेट रहता है, ये दूसरी कंपनी के योग्य हो जाते हैं, तो वो दूसरी कंपनी में काम कर लेते हैं। जबकि असंगठित वाला जो व्यक्ति है वो बेचारा खोपड़ी हिला के इधर उधर भटकता रहता है, और वो उसका जो बचत है वो निगेटिव रहता है। इनको पॉजिटिव में हम ले सकते हैं दोनों को। चलिए, तो ये आपने समझ लिया कि नहीं। इसके बाद अगर हम बचत पर प्रभाव देखते हैं, तो एक कंडीशन मैंने आपको पिछली बताया था कि जो निवेश होता है, निवेश पर प्रभाव में हमने आपको बताया था कि जूता घिसना, तो यहाँ पर जो है वो भी शामिल कर सकते हैं शू लेदर कास्ट। तो शू लेदर कास्ट है वो यहाँ शामिल की जाती है, शू लेदर कास्ट। शू लेदर कॉस्ट जो होती है, यानी कि जो जूता है, आप जाओगे बैंक, जो आपकी बचत हुई है, राइट, बचत हुई है, वो बैंक में अगर आप जमा करने जाते हो, बैंक में जब जमा करोगे तो क्या होता है कि इनका जूता जो है वो भी घिसेगा, जूता घिसेगा, तो शू लेदर कास्ट होती है, कॉस्ट होती है, कॉस्ट, ठीक, लागत, तो वो भी खर्च होती है। तो बचत इनका अगर देखोगे ना, तो इनका तो होता ही नहीं, पहली बात संगठित क्षेत्रों वालों का, अगर इनका होता है संगठित वालों का, तो इनका भी जूता घिसता है, बैंक में जाएंगे 4 बार चक्कर लगाने जाएंगे, बार बार भाग भाग के, ठीक है, तो ये चीज़ें सब देखनी पड़ती हैं। चलो, तो फिर भी ओवरऑल देखोगे तो इनको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फायदा रहता है, लेकिन असंगठित वालों का नहीं रहता है। और भी अगर आप देखोगे तो बचत तभी होगी अगर ये खर्च पे भी निर्भर करती है, खर्च पे भी निर्भर करती है। मान लो कि आपके पास 15,000 इनकम थी, ठीक, 15,000 इनकम थी, उसमें से आपने 10,000 खर्चे कर लिए, राइट, 5,000 आप बचा लोगे, तो ये बचत हो जाती है उसकी, राइट, बचत हो जाती है। फिर इसमें मुद्रास्फीति लगाओ, जूता घिसना लगाओ, कब ये सब आप करना पड़ेगा। जूते तो एक बार ले लोगे इसमें 10,000 रुपये में खर्च में, लेकिन बार बार आना जाना में भी तो घिसता है। चलो, ऐसे आप कह सकते हो। चलिए, तो खर्च पर निर्भर करता है कि वो व्यक्ति कैसा क्या खर्च कर रहा है। हाँ, तो ये बचत जो है वो खर्च पे भी डिपेंड होती है। लेकिन इसका एक पॉजिटिव पॉइंट ये रहता है कि अगर आपके पास बचत है, अगर आपके पास बचत हुई है, अगर आप बैंक में जाते हो, तो बैंक में अगर आप पैसे को जमा कर देते हो, जाके बैंक में पैसे को जमा कर दोगे, तो पहली कंडीशन तो ये है कि इसमें से आपको लोन मिलेगा, राइट। अगर एफडी जमा कर देते हो, एफडी में, फिक्स डिपॉजिट में जमा करते हो, कई प्रकार के खाते होते हैं, वो आपको हम बताएंगे आगे, ठीक है। चालू खाता एफडी होता है, और भी खाते होते हैं, समवर्ती खाते होते हैं, समवर्ती, ठीक। तो जैसे बैंक में अगर आप जमा करते हो तो वहाँ पे ये लोन मिलेगा, सॉरी, यहाँ पे बैंक जमा करते हो तो उसका क्या मिलेगा आपको, एफडी में करते हो तो 7% ब्याज मिल जाता है, 7%, ठीक है। तो अब बात ये आती है कि बैंक में जमा किया, ठीक, अब बैंक क्या करती है, इसी पैसे को उठा के दूसरे को दे देती है, ठीक, दूसरे को लोन पे दे देती है, लोन पे दे देती है। तो आपको एक तो फायदा ये हुआ कि आपको भी एफडी में 7% ब्याज मिला, और दूसरे व्यक्ति को लोन की जरूरत थी, उसे भी फायदा मिला, और बैंक को भी फायदा मिला, क्योंकि बैंक जो है वो 14% पे लोन दे रही है, 12 या 14 के बीच देती है, तो बैंक को भी फायदा हुआ। देखो बैंक कितना होशियार, तुम अगर आप हो, तुम जमा करने जाओगे बैंक में तो 7% पे देती है, राइट, 7% ब्याज देगी, लेकिन जब किसी को लोन देगी तो देखो कितना परसेंट दे रही है, देख रहे। तो ये 7% एक्स्ट्रा है ना, वो बैंक कमाती है, तो इसी तो बैंक का पूरा भंडाफोड़ चलता है। ये बैंक सिस्टम पढ़ाएंगे, बड़े मज़ेदार आएगा, मज़ा आ जाएगा एकदम लैली टॉप। हाँ, चलो। चलिए, तो इतना आपको समझ में आ गया कि नहीं, पर्याप्त है। बचत पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो बचत पर ये पॉजिटिव पॉइंट होता है, अगर कोई बैंक किसी के पास पैसा अच्छा खासा है तो बचत कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, कम खर्च करके बचत कर रहा है, बैंक में जमा कर रहा है, तो एफडी कर रहा है, तो 7% से लोन मिल जाएगा, ठीक है, दूसरे को भी ब्याज मिल जाएगा, ठीक, बैंक जो है वही पैसा जो आपने जमा किया वो दूसरे को उठा के दे देगी। चलिए, तो
इतना आपको समझ में आना चाहिए। तो ये फायदा भी इसका है बचत का, और निगेटिव पॉइंट असंगठित क्षेत्रों वालों की बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इसके बाद आप जानते हो खर्च पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो खर्च पर अगर आप प्रभाव देखोगे तो खर्च पर प्रभाव जो है एक्चुअली में आप देखोगे तो खर्च में जो है वो वृद्धि होगी। खर्च में क्या होगी, वो वृद्धि होगी। क्यों? क्योंकि मुद्रास्फीति अगर बढ़ रही है, राइट, मुद्रास्फीति अगर बढ़ रही है तो मुद्रास्फीति बढ़ने से जो प्रोडक्ट है उसकी जो वैल्यू है, मूल्य वैल्यू है, वो बढ़ जाएगी, राइट। जो वस्तु का मूल्य है वो बढ़ जाएगा। इससे क्या हुआ कि व्यक्ति से जब जाएगा खरीदने जाएगा तो अधिक रुपए में खर्च करेगा, अधिक रुपए खर्च करेगा। इसका मतलब ये है कि इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये आ जाता है कि खर्च पर प्रभाव इसका जो होता है वो नेगेटिव रहता है कि खर्च में वृद्धि होगी, खर्च में वृद्धि होगी, उसकी बचत इतनी नहीं रहेगी, खर्च में वृद्धि होगी। क्योंकि प्रोडक्ट महंगा हो रहा है तो प्रोडक्ट महंगे होने की वजह से उसका जो खर्चा है वो ज़्यादा हो जाएगा, उसका जो खर्चा है वो ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि वो अपना भाई अपना पेट तो भरेगा ही जा करके, राइट। अब वो वस्तु कितने में भी आए तो वो खर्चा करेगा। तो यही चीज़ें हैं कि खर्च पर इसका जो प्रभाव है वो निगेटिव रहता है, और वो कैसा रहता है, खर्च में वृद्धि होती है, खर्च में वृद्धि होती है। चलो समझ में आया। अब इसका अगर टैक्स पर प्रभाव क्या पड़ता है, तो टैक्स पर अगर आप प्रभाव देखोगे तो एक चीज़ सोचो, एक चीज़ यहाँ पे सोचो, आय पर क्या प्रभाव था। आय पर प्रभाव ये था कि समय के साथ मुद्रास्फीति बढ़ रही है तो आय भी बढ़ रही है, लोगों की आय भी बढ़ रही है। अब आय में अगर वृद्धि होगी, आय में अगर वृद्धि होगी तो टैक्स का कम हो जाएगा क्या? नहीं होगा, तो टैक्स में भी वृद्धि होगी, राइट, टैक्स में भी वृद्धि होगी। हमेशा याद रखना, अगर आय बढ़ रही है तो टैक्स हमेशा बढ़ता ही है। आय अगर बढ़ रही है तो टैक्स में वृद्धि होगी, ये 100% है। चाहे वो टैक्स आपका जीएसटी का हो, चाहे वो कोई कंपनी कॉर्पोरेट इनकम टैक्स हो, आयकर टैक्स हो, राइट, या निगम का टैक्स हो, इनकम टैक्स हो, राइट, ये जो है वो बढ़ेंगे। चाहे वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के जो कर होते हैं, अगर आय में वृद्धि होती है, आय में वृद्धि होती है तो टैक्स बढ़ेंगे, टैक्स बढ़ेंगे, समझ रहे, ये चीज़ें याद रखना। लेकिन एक चीज़ है कि आय में अगर इतनी वृद्धि, सरकार आय में वृद्धि तो कर रही है, लोगों के पास एक्स्ट्रा रुपए है घर में रखे हुए हैं, एक्स्ट्रा रुपए हैं घर में रखे हुए हैं, राइट, तो वो क्या कर सकते हैं, टैक्स में और वृद्धि भी कर सकते हैं, टैक्स में और वृद्धि भी कर सकते हैं, ताकि इनका पैसा है वो ले लिया जाए इनसे, टैक्स में वृद्धि कर सकते हैं। चलिए, तो इतना आपको समझ में आ गया कि नहीं, कि टैक्स में बढ़ते हैं, टैक्स में अगर आय में वृद्धि होती है तो टैक्स में भी वृद्धि होगी, चाहे वो टैक्स आपका प्रत्यक्ष कर हो या अप्रत्यक्ष कर हो, दोनों प्रकार के कर हो, दोनों में वृद्धि होती है। चलिए, तो इतना आपको समझ में आ गया। अब देखो, टैक्स तो एक मल्टीनेशनल कंपनियों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी होता है, वो लगभग 15% OECD निर्धारित करता है, तो वो भी आप समझ सकते हो। तो वो एक्चुअली में देखा जाए, वो एक्चुअली में देखा जाए तो वो जो है ना, वो जो होता है वो कम ज़्यादा होता रहता है, वो भी कम ज़्यादा होता रहता है, क्योंकि पहले उसका 20-22% था, वो 15% रह गया, फिर 12%। तो ऐसे जो है ना, जो नेशनल कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करती हैं, उनका सिस्टम अलग टाइप का रहता है, तो वो हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, इतना आपको समझ में आ गया कि नहीं। अब हम बात करते हैं इसका का आयात और निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ता है, आयात और निर्यात। तो एक चीज सोचो, माइंड से दिमाग से सोचना, आयात और निर्यात पर मुद्रास्फीति बढ़ने से क्या प्रभाव पड़ सकता है, क्या प्रभाव पड़ सकता है, सोचो एक बार। नहीं सोच पाओगे। नहीं सोच पाओगे ना। चलो, तो देखो क्या होता है कि अगर कोई मुद्रास्फीति बढ़ती है तो वो अपने देश के अंतर्गत बढ़ती है, वो हर एक देश की अपनी अपनी मुद्रास्फीति बढ़ती है, कम करते हैं वो क्या करते हैं, वो अपना अपना देश समझता है, राइट।
तो हम भारत की बात करें तो भारत जो है वो भी उसकी सीमा जो है, भारत की जो सीमा है, इसी सीमा के अंतर्गत उसकी क्या है, मुद्रास्फीति बढ़ रही है, राइट। इसी सीमा के अंतर्गत वो अपनी मुद्रास्फीति उसकी बढ़ रही है। ओके, अब वो क्या करता है कि अगर हम इस मुद्रास्फीति पर उसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर आयात और निर्यात की बात करते हैं, आयात या निर्यात की बात करते हैं, तो वो डिपेंड करती है उसकी एक्सचेंज रेट पर। वो डिपेंड जो होती है एक्सचेंज रेट पर, जैसे एक्सचेंज रेट पर, जैसे आप ऐसे समझ लो कि भारत के पास क्या है, रुपया है, राइट। भारत के पास क्या है, रुपया है। अब बात ये आती है कि ये तो भारत के पास रुपया है, क्या हर एक देश के पास रुपया है क्या, नहीं है ना। विदेश अमेरिका के पास क्या है, डॉलर है, राइट। चीन के पास क्या है, युआन है, राइट। तो किसी के पास येन है, जापान में जैसे येन है, और डॉलर अमेरिका में है, यूरो आप देखोगे तो यूरोप वाले देशों में है, ठीक है। तो इनकी अलग अलग अपनी क्या होती है, अलग अलग अपनी मुद्रा होती है, राइट। अब ये मुद्रा होती है तो अगर अगर आप उसको रुपया से अगर कंपेयर करोगे तो उनके मूल्य में अलग अलग प्रकार के रेट होता है, राइट। उनके जो मूल्य हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग होता है। तो अब बात ये आती है कि एक्सचेंज रेट पर ये डिपेंड कैसे करती है, तो एक्सचेंज रेट पर ऐसे डिपेंड करती है, मान लो भारत की में क्या होती है कि मुद्रास्फीति बढ़ रही है, वो हर एक देश में अपनी अपनी बढ़ती है, तो भारत में भी बढ़ रही है, राइट। अब क्या होता है कि भारत जो है वो क्या करेगा, मान लेते हैं कि पहले वो निर्यात करना चाहेगा, भारत जो है वो निर्यात करना चाहेगा, समझ रहे, भारत जो है वो निर्यात करना चाहेगा। तो भारत के पास अगर कोई प्रोडक्ट है, राइट, भारत के पास कोई प्रोडक्ट हैं, अगर भारत अपना विदेशों में निर्यात करना चाहता है, उनको मार्केट में बेचना चाहता है, विदेशों के मार्केट में शेयर करना चाहता है, तो वो क्या करेगा, तो ये कंडीशन यहाँ सोचो एक्सचेंज के आधार पर, एक्सचेंज के आधार पर सबसे पहले आप देखोगे, मान लेते हैं कि अमेरिका में जाता है प्रोडक्ट भारत का, राइट, अमेरिका में भारत का प्रोडक्ट जाता है, और अमेरिका में जब इसको सेल करते हैं, राइट, अमेरिका में सेल करते हैं तो किस बेस पर होता है, वहाँ होता है डॉलर पर, राइट, वहाँ होता है डॉलर पर। तो मान लेते हैं कि भारत में उस प्रोडक्ट का जो वैल्यू है वो 100 रुपये है, राइट, कोई प्रोडक्ट है 100 रुपये है, राइट। मान लेते हैं कि भारत में कोई प्रोडक्ट है, उसका जो मूल्य है निर्धारण किया गया है 100 रुपये, वो 100 रुपये में बिक रही है। अगर यही कहाँ जाती है, अमेरिका में, यही प्रोडक्ट अमेरिका में जाता है, तो अमेरिका में मान लेते हैं एक्सचेंज रेट पर होता है, तो एक्सचेंज रेट कितना है उसका, मान लेते हैं डॉलर है, ठीक, एक्सचेंज उसका क्या एक्सचेंज रेट क्या है, डॉलर है, और डॉलर कितना है वो भी आप देखोगे 100 रुपये का $1 के बराबर हम ले लेते, वैसे इतना नहीं है, ठीक है, कम है, ठीक, तो हम इसके आधार पर ले लेते हैं। तो वो वस्तु जो आप 100 की यहाँ बेच रहे हो, आप 100 की यहाँ बेच रहे हो, तो वो अगर विदेशों में बेचोगे जा करके तो वो भी 100 रुपये की है, वो $1 के बराबर है, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं आ रही, कोई समस्या नहीं आ रही। मान लो इसकी मुद्रास्फीति और बढ़ा देते हो, 120 रुपये कर देते हो, ठीक, इसकी मुद्रास्फीति अगर आप 120 रुपये कर देते हो, अब वस्तु हो गई महंगी कर दी, अब मान लेते हैं अमेरिका में यही जाती है, राइट, अमेरिका में जाती है, तो अमेरिका में मान लो इसकी मुद्रास्फीति बढ़ा देते हो, मान लो 120 रुपये का जो है 120 है, तो वहाँ पर आप देखोगे तो वो जब तक इस चीज़ की वैल्यू 200 रुपये नहीं होगी, सुनना, इसकी 200 रुपये नहीं होगी, तब तक वो $2 में नहीं बिकेगी, राइट, $2 में नहीं बिकेगी, क्योंकि इसको 200 होना चाहिए। मान लो 100 रुपये डॉलर का हम आंकड़ा लेके चल रहे, तो ये आप देखोगे 200 रुपये की जब ये वस्तु होगी तब वहाँ दो की कितने की बिचेगी, $2 की बिचेगी। लेकिन जब तक ये 200 रुपये की नहीं होती है, इससे कम की रहती है, इससे कम की रहती है, तब तक वो $1 की ही बिचेगी, $1 की ही बिचेगी, समझ रहे हो, $1 की ही बिचेगी। अगर आप एक चीज़ सोचो, $1 की ही बिच रही है, अब उसका जो रेट है, इसका जो रेट है अगर आप देखोगे, इसका जो रेट है मान लो 120 रुपये भारत में है, 120 रुपये भारत में है, अब 120 रुपये अगर वहाँ पर भी मुद्रास्फीति बढ़ रही है, तो वो 120 रुपये का अगर वहाँ भी डॉलर हो रहा है, ठीक है, पैसे के बराबर हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, $1 में हो जाएगी, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन क्या होता है कि 120 की वहाँ है और 100 रुपये का डॉलर हो रहा है, तो फिर समस्या होने लगती है। वो कैसे, जैसे आप देखो कि ये चीज़ है 120 की, ये है 120 की, डॉलर है 100 रुपये का, तो ये महंगी होने लगेगी, ठीक, ये क्या होने लगेगी, महंगी होने लगेगी।
तो इससे क्या होता है कि वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो लोग हैं वो इसको फिर खरीदेंगे नहीं, वो इसको नहीं खरीदेंगे। क्यों? वो सोच रहे हैं कि मेरे पास $1 है, इसका मूल्य 120 रुपये है, मेरे पास $1 है। अगर 120 रुपये पे वहाँ पर कोई सामान नहीं देना चाह रहा है $1 में, राइट, जिसके पास आपने शेयर किया है वो सामान, ये आपका सामान है, नहीं देना चाह रहा है, समझ रहे, आपका रेट 120 रुपये का और वहाँ डॉलर 100 रुपये के बराबर एक का है, तो फिर ये नहीं देना चाहेगा, ये नहीं देना चाहेगा, तो फिर ये नहीं खरीदेंगे। नहीं खरीदेंगे तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, भले ही आपकी भारत में, भले ही आपकी भारत में 120 रुपये मुद्रास्फीति क्यों ना हो, 120 रुपये की मुद्रास्फीति क्यों ना हो, लेकिन भारत को क्या करना पड़ेगा, मूल्य का अवमूल्यन, भारत को क्या करना पड़ेगा, मुद्रा का अवमूल्यन, क्या करना पड़ेगा, मुद्रा का अवमूल्यन। तो फिर भारत क्या करेगा, मुद्रा का मूल्यन करके उस वस्तु को बाजार में, विदेशों में बेचेगा, यानी कि सस्ता करके बेचेगा, सस्ता करके बेचेगा। अगर इसको वापस भी ले आता है तो आने जाने में भी तो भाई खर्चा होता है, तो सरकार क्यों सोचेगी कि हम वापस अभी उतनी दूर लेके गए अब उसको फिर वापस ला रहे, सरकार फिर क्या होती है, खर्चा होती है। या तो अगर आप देखोगे, अगर किसी देश ने वहाँ पर बिकने गई तो उसने अगर एंटी डंपिंग लगा दिया, अगर एंटी डंपिंग लग जाता है तो फिर वस्तु और महंगी हो जाएगी, राइट, वस्तु और महंगी हो जाएगी, क्योंकि एंटी डंपिंग में क्या हो जाता है, एंटी डंपिंग तुम किसी विदेशों में बेचने जा रहे हो, राइट, अब क्या होता है वो एंटी डंपिंग लगा देता है। अब एंटी डंपिंग एक शुल्क होता है, ठीक है, तो अगर किसी देश में प्रोडक्ट बिकने जाता है तो उस सरकार जो जिस देश में जा रहा है तो वहाँ की सरकार लगा देती है, क्योंकि वो वस्तु जो है उसको थोड़ा महंगा होकर बेचे, महंगी होकर बेचे, ठीक है। तो वो यही सोचते हैं, वो तभी एंटी डंपिंग लगाते हैं, तो वो सोचते हैं कि ये माल जो है भारत का माल है या अमेरिका में ना बिक पाए, तो वो एंटी डंपिंग लगा देंगे, तो इससे वस्तु भारत की हो जाएगी महंगी, तो महंगी फिर कौन खरीदेगा, नहीं खरीदेगा, तो फिर भारत को क्या करना पड़ेगा, अवमूल्यन। और जैसे ही मुद्रा का मूल्यन है तो यही जो, भले ही भारत की 120 रुपया क्यों ना मुद्रास्फीति हो, भारत की भले ही क्यों ना भारत में 120 मुद्रास्फीति हो, लेकिन जब ये अमेरिका में जाएगी ना, अमेरिका में जाएगी तो फिर ये बहुत सस्ते में बेचेगी, भाई 100 रुपये की तू ले ले, भाई 100 रुपये की तू ले ले, तू ले ले भाई, ले ले, बस बिक जा, तू बिक जा, ले ले, तो वो यही करेगा कि तू ले ले। तो फिर क्या हो जाता है कि ये $1 के बराबर आ जाता है, तो आ गया वहीं की। तो फिर इससे क्या है कि निर्यात पर इसका प्रभाव पड़ता है, समझ रहे हो। लेकिन आप देखोगे डॉलर के बेस पर अगर आप देखते हो ना, तो डॉलर में अगर 120 रुपये डॉलर हो रहा है ना, अब ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है कि भले ही भारत में 120 रुपये हो, भले ही भारत में 120 रुपये है, अगर वहाँ भी डॉलर 120 है तो फिर वो $1 मतलब 120 रुपये का वहाँ डॉलर है, तो फिर भी वो बिक जाएगी, फिर भी वो वहाँ बिक जाएगी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं आती है, समझ रहे हो, तो कोई कंडीशन नहीं होती है। ये एक्चुअली में अगर देखोगे ना, तो आयात जो निर्यात है ये एक्चुअली में जो डिपेंड करता है वो एक्सचेंज रेट पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर निर्यात में अगर इसका प्रभाव देखोगे ना, निर्यात पर अगर अगर इसका प्रभाव अगर आप देखोगे तो इससे क्या होता है, इससे क्या होता है कि मुद्रास्फीति बढ़ने पर निर्यात में कमी आ जाती है, निर्यात में कमी आती है, ये याद रखना कि मुद्रास्फीति बढ़ने पर, मुद्रास्फीति बढ़ने पर निर्यात में कमी आती है। वो निर्यात में कमी क्यों आती है वो मैंने आपको बता दिया है कि मान लो भारत की 120 रुपया मुद्रा यहाँ पे बढ़ गई, राइट, और तो भारत विदेशों में सस्ता क्यों जाएगा बेचने, बताओ, तो इससे अच्छा भारत में ना बिकने दो, तो फिर वो निर्यात जो है भारत नहीं कर पाएगा, कमी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो रेट है, एक्सचेंज रेट है, वो 100 रुपये के बराबर है और भारत में वो 120 हो रहा है, समझ रहे हो। तो फिर भारत सोचेगा कि चलो हम यहीं पे बेचते हैं, अपने भारत में बेचते हैं, निर्यात नहीं करते, क्योंकि घाटे में क्यों बेचने जाएगा, तो फिर वो निर्यात नहीं करता है। तो इसलिए आप एक चीज़ समझो, मुद्रास्फीति बढ़ने से इसका एक निगेटिव पॉइंट है, मूल्य की दृष्टि से देखते हैं, ठीक, मूल्य की दृष्टि से, यानी कि भारत के रुपया की दृष्टि से अगर हम देखते हैं, रुपया की दृष्टि से देखते हैं तो निर्यात में कमी आती है। अगर हम एक्सचेंज के रेट पर अगर हम देखेंगे ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं, एक्सचेंज रेट पर आप देखोगे तो $1 का हो या $2 का हो या $3 का हो, अब मान लो इसका 120 रुपये है, मान लो इसका 120 रुपये है ना, तो फिर भी $1 में लोग बेच देते हैं वहाँ पे, चलो बेचने दो भाई, $1 है, क्योंकि ये भी 200 नहीं हुआ, 150 रुपये हुआ तो लोग इसको $2 में भी खरीद लेते हैं, $2 में भी खरीद लेते हैं, ठीक है, 150 रुपये का मूल्य है, वो $2 में खरीद लेते हैं। तो ये जो है ना फिर इसमें फ़ायदा हो जाता है। तो ये जो विदेशों में जो व्यापार होता है ना, व्यापार होता है, ट्रांजैक्शन लेन देन होता है, वो एक्चुअली में देखोगे ना तो एक्सचेंज रेट पर डिपेंड करता है,
एक्सचेंज रेट का मतलब है कि वहाँ की जो मुद्रा है वो उसका मूल्य किस प्रकार का है, का मूल्य किस प्रकार का है। अगर वहाँ पे आप देखोगे कि भारत को बेचना ही है, ठीक है, बेचना ही है भारत को, वहाँ एंटी डंपिंग लगाएगी तो वस्तु महंगी हो जाएगी। तो भारत क्या करेगा, एंटी डंपिंग अगर लगती तो भारत वापस भी बुला सकता है, भाई तू अब बहुत महंगी हो जाएगी, मेरी बेचेगी नहीं। तो ये चीज़ें होती हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया कि नहीं, मुद्रास्फीति से अगर रुपए की कंडीशन पर देखा जाता है तो निर्यात में कमी आ जाती है, निर्यात में कमी आती है। ओके, चलिए, जबकि डॉलर के बेस पर, एक्सचेंज रेट के बेस पर देखोगे ना तो नहीं आती, क्योंकि वहाँ पर फिर ये बिकती रहती है, 120 की होगी तो $1 की है, 150 की तो $2 की हो जाती है। इसमें कोई फिर दिक्कत ही नहीं है, इसमें कोई फिर दिक्कत नहीं है। चलो, समझ में आ गया कि नहीं। अब बात करते हैं आयात की। तो अब मान लो क्या होता है कि एक कंडीशन ऐसी भी बन जाती है, मान लेते हैं कि अमेरिका का कोई व्यक्ति है, राइट, अमेरिका का कोई व्यक्ति है, वो आयात करना चाहता है, कोई सामान खरीदना चाहता है भारत। तो भारत क्या करता है, मान लो कपड़े बेचेगा, राइट, कपड़े बेचता है। तो मान लेते हैं कि इसका जो $1 है, राइट, इसका $1 है वो मान लेते हैं 68 रुपये के बराबर है, या कुछ 72 रुपये के बराबर, जैसा भी हो, 68 रुपये, 72 रुपये, 80 रुपये, बहुत लंबा तक जाता है ये। तो 68 रुपये हम मान लेते हैं ओवरऑल, ठीक। तो 68 रुपये है, हम इसको 70 कर लेते हैं, ठीक, 70 रुपये के बराबर है। तो वो भारत में आ रहा है, भारत में आ रहा है कि नहीं। अब इसका जो है वो 70 रुपये के बराबर है $1। तो इसका मतलब ये है, 70 रुपये के बराबर का मतलब ये है कि भारत की जो मुद्रा है वो डॉलर की तुलना में बहुत कम है, समझ रहे हो, डॉलर की तुलना में बहुत कम है। क्योंकि आप $1 खर्च अमेरिका जब कर रहा है तो भारत 70 रुपये खर्च कर रहा है, भारत 70 रुपये खर्च कर रहा है, राइट, तब उसके बराबर पहुंच रहा है, समझ रहे हो। अगर भारत की मुद्रा में अगर जब वृद्धि होती है तो ओबियसली इसका जो ये जो करंट रेट दिख रहा है ना 70 रुपये, ये कम हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो अब इससे क्या हुआ कि भारत की जो मुद्रा जो है भारत की, अमेरिका की तुलना में देखोगे, अमेरिका से कंपेयर करोगे तो थोड़ा महंगी हो रही है, राइट। क्यों कि डॉलर जो है वो 50 रुपये के बराबर हो गया, यानी कि पहले हम 70 रुपये खर्च करते थे, अब 50 करने लगे हैं। इसका मतलब हमारी मुद्रा है महंगी हो रही है, राइट, हमारी मुद्रा का जो मूल्य है वो बढ़ रहा है, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें होती हैं। अब बात ये आती है कि अमेरिका का व्यक्ति अगर भारत से कोई सामान खरीदता है, तो वो कपड़े खरीद रहा है, तो वो क्या करेगा, $1 वहाँ का खर्च कर रहा है अमेरिका कपड़ों में। तो मान लेते हैं कि 70 रुपये का कोई कपड़ा है, ठीक है, 70 रुपये का कोई कपड़ा है, 70 रुपये का कोई कपड़ा है, तो वो $1 लाएगा और इस कपड़े को खरीद लेगा। अब मान लेते हैं वो क्या करता है, वो क्या करता है कि चीन से भी खरीदता है। तो चीन में अगर $1 का मूल्य देखोगे तो 50 युआन है, राइट, 50 युआन है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो मूल्य है, ये जो मूल्य है वो भारत की तुलना में ज़्यादा है, समझ रहे। भारत के पैसे की तुलना में चीन का मुद्रा जो है वो अधिक है। इसका मतलब ये है कि चीन जो है, चीन की जो मुद्रा है वो भारत की रुपए की मुद्रा से अधिक है। यानी कि एक एक देखोगे $1 बराबर, सुनना ध्यान से, $1 बराबर क्या होता है, भारत को 70 रुपये खर्च करना पड़ता है। वहीं $1 बराबर आ, जो चीन है वो 50 रुपये खर्च कर रहा है, राइट, 50 रुपये, ठीक है, या 50 युआन है वो खर्च कर रहा है। तो आप एक खुद चीज़ सोचो, खुद एक चीज़ सोचो कि मान लो कपड़ा वही है, कपड़ा देखो वही है, यही तो वही कपड़ा अगर आप देखोगे, मान लो चाइना में है, ठीक, चाइना का भी वही कपड़ा है, भारत का भी वही कपड़ा है, तो अमेरिका अमेरिका इस चाइना को ना खरीद कर भारत से खरीदेगा, भारत से खरीदेगा। क्यों, क्योंकि उसको यहाँ बचत हो रही। मान लो उसने $2 खर्च किया, $2 खर्च किया, $140, भारत का कितना है, $140 के बराबर $2। जबकि इधर देखोगे तो इसको मिला 100, $2 बराबर 100। तो अब एक चीज यहाँ सोचो ध्यान से, एक चीज यहाँ सोचो ध्यान से कि उसने $2 यहाँ पे खर्च किया, तो कपड़ा आया कितना, कपड़ा आया 70 रुपये का, मान लो 1 मीटर है, 1 मीटर है 70 रुपये का, तो यहाँ पर $140 का उसको मिल जाएगा, राइट, उसको मिल जाएगा। अब वो यहाँ पर युआन खर्च कर रहा है तो उसको भी 2 मीटर मिल रहा है, तो यहाँ $2 खर्च कर रहा है, राइट, $2 खर्च कर रहा है। लेकिन आप देखोगे, इसका रेट देखोगे ना तो कितना अंतर है, इसका रेट देखोगे तो कितना अंतर है,
ठीक है। तो ये जो है काफ़ी महंगा पड़ रहा है, ये काफ़ी महंगा पड़ रहा है, ये काफ़ी महंगा पड़ रहा है, जबकि ये देखो कितना सस्ता है। तो आप एक चीज़ सोचो कि भारत में अगर मुद्रा का मूल्य कम है, भारत का मुद्रा का मूल्य कम है, तो अमेरिका जो आयात करेगा ना वो भारत से करेगा, चाइना से नहीं करेगा, राइट। कि भारत का जो मुद्रा का मूल्य है कमजोर है। अब बात ये आती है कि भारत जब आयात करता है, तो भारत जब आयात करता है तो भारत देखता है कि कहाँ पे मुद्रा का मूल्य सबसे ज़्यादा कमजोर है, राइट। कहाँ पे सबसे ज़्यादा मूल्य कमजोर है, तो फिर वो क्या करता है, आयात करता है। भारत ऐसा देखो, जैसे आप ऐसे सोच लो, ऐसे सोच लो कि मान लो अमेरिका से अगर ये लेता है, राइट, अमेरिका से सामान लेता है, तो अमेरिका में तो आप जानते हो कि उसे $1 बराबर 70 रुपये खर्च करना पड़ेगा, 70 रुपये खर्च करना पड़ेगा, राइट। अगर भारत को लगता है, भारत को लगता है कि मुझे इस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है, ये इस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है, तो वो क्या कर लेगा, खरीद लेगा, खरीद लेगा, 70 रुपये में भी खरीद लेगा, ठीक है। तो अब देखता है कि डिमांड ज़्यादा है उसकी, राइट, भारत में ज़्यादा डिमांड है, तो वो क्या करेगा, उसको परचेज कर लेगा, परचेज कर लेगा, भले ही महंगा है परचेज कर लेगा। तो भारत क्या करेगा, इस पर क्या करेगा, कस्टम ड्यूटी लगा देगा, भारत क्या करेगा, इस पर कस्टम ड्यूटी लगा देगा। तो यही जो प्रोडक्ट आया है, प्रोडक्ट आया है, तो ये और महंगा हो जाएगा, राइट, और महंगा हो जाएगा, ठीक। अब और महंगा हो रहा है, समझ रहे हो, और महंगा हो रहा है, तो इससे क्या हुआ कि जो वस्तुएं वहाँ से आ रही हैं, जो वस्तुएं वहाँ से आ रही हैं, समझ रहे हो, जो वस्तुएं वहाँ से आ रही हैं, या तो वो फिर और महंगी बेचेगा। भारत अगर खरीदता है, राइट, भारत अगर खरीदता है, तो वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, महंगा तो बेचेगा, वो लंबे समय में भले ही बिके, वो लंबे समय भले ही बिके, लेकिन घाटे में थोड़ी नहीं रहना चाहेगा। लेकिन वहाँ पर फिर देखोगे भारत में जो मुद्रास्फीति है वो चरम पे बढ़ेगी, राइट, मुद्रास्फीति चरम पे बढ़ेगी। तो ये स्थिति हो जाती है कि अगर ये डिपेंड करता है एक्सचेंज रेट पर, ठीक है, ये डिपेंड करता है एक्सचेंज रेट पर, हम इसको निर्धारित नहीं कर सकते, आयात को हम निर्धारित नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सचेंज रेट पे डिपेंड करता है। अमेरिका से खरीदता है तो आयात में देखोगे तो आयात जो है, आयात जो है इससे मुद्रास्फीति में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो मुद्रास्फीति ज़्यादा बढ़ेगी, तो आयात जो है, भारत जो है आयात है अमेरिका से नहीं करेगा, तो वो दूसरे देश से करेगा, राइट, दूसरे देश से कर लेगा। तो ये चीज़ें हैं, तो ये एक्सचेंज रेट पे डिपेंड करेगी, ये एक्सचेंज रेट पर डिपेंड करेगी, ओके। चलो, तो इतना समझ में आपके आना चाहिए। तो भारत जैसे भूटान से अगर मान लो भूटान से लेता है, तो भूटान में क्या चलता है, नेपाल में क्या चलता है, वहाँ रुपया चलता है, रुपया ले लेते हैं, ठीक है, वहाँ रुपया ले लेते हैं, जैसा भी रूबल चलता हो, जैसे पाकिस्तान में मान लो रुपया चलता है, रुपी रुपी चलता है वहाँ पे, तो उसकी जो वैल्यू है वो, जो ट्रांजेक्शन है वो भारत से हो जाता है, ठीक है, उसका ट्रांजेक्शन जो है वो भारत से हो जाता है। तो वहाँ पर वस्तुओं का जो लेन देन होता है, वहाँ जो वस्तुओं का जो लेन देन होता है वो एक्सचेंज रेट पे नहीं होता है, वो मूल्य के रुपए के आधार पर होता है, ठीक है। वो एक्सचेंज रेट वहाँ पे क्यों होगा, क्योंकि भारत का पैसा वहाँ चला जाता है, वहाँ का यहाँ आ जाता है, ठीक है। लेकिन जो रेट है वो एक ही समान तो है, रेट में कम ज़्यादा तो है नहीं, एक ही समान है। तो फिर यहाँ पर आप देखोगे अगर मुद्रास्फीति बढ़ती है, मुद्रास्फीति बढ़ती है, ठीक है, मुद्रास्फीति बढ़ती है, तो ये मुद्रास्फीति जब बढ़ रही तो ये 120 रुपये का भारत में हो रहा है, अगर ये कहीं पाकिस्तान या नेपाल में जाता है तो वहाँ पर आप देखोगे, वहाँ पे अगर आप देखोगे तो इतनी मुद्रास्फीति नहीं है, मान लो मुद्रास्फीति नहीं है, तो 120 रुपये वाला जो माल है वहाँ पर क्यों बेचेगा, नहीं बेचेगा ना, नहीं बेचेगा, राइट। तो फिर ये कम करके बेचता है भारत, कम करके बेच। अब क्या होता है कि मान लेते हैं कि भारत वहाँ पर मुद्रास्फीति इतनी ज़्यादा नहीं है, राइट, मुद्रास्फीति मान लो पाकिस्तान या किसी देश में इतनी ज़्यादा नहीं है मुद्रास्फीति, तो अब क्या होता है कि मुद्रास्फीति भी इतनी नहीं है, हम नेपाल की बात कर लेते हैं, मुद्रास्फीति नहीं, तो क्या करेगा, भारत यहाँ से खरीदेगा सामान, राइट, भारत सामान खरीदेगा, और भारत में जो मुद्रास्फीति है वो 120 रुपये है, राइट, वहाँ पर मुद्रास्फीति 100 रुपये है। तो ये प्रोडक्ट 100 रुपये का बेचा, 100 रुपये का बेचा, और भारत उसको 120 रुपये का बेच रहा है, ठीक है। तो इससे क्या है, इसको फायदा हो रहा है, इससे क्या है, इसको फायदा हो रहा है। तो आयात में अगर देखोगे तो आयात जो डिपेंड करता है वो एक्सचेंज रेट पे डिपेंड करता है। तो एक्सचेंज रेट पे अगर वो ज़्यादा मूल्य पे है तो भारत को घाटा भी हो सकता है आयात से, और आयात से में अगर आप देखोगे तो फायदा भी हो सकता है। लेकिन निर्यात जो है, निर्यात जो है उसमें कमी आती है,
मुद्रास्फीति बढ़ने से निर्यात जो है उसमें कमी आती है। वो कमी कैसे आती है? वो इसी प्रकार से आती है कि अगर मुद्रास्फीति भारत में बढ़ रही है और अन्य देश में नहीं है इतना है, ठीक है, अन्य देश में इतना नहीं है, तो वो जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, निर्यात कर रहे हो ना, वो वहाँ दूसरे देशों में इतना नहीं बिचेगा, समझ रहे हो, दूसरे देशों में इतना नहीं बिचेगा। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा आयात निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आयात जो है वो क्लियर नहीं बता सकते हो, वो एक्सचेंज रेट पे डिपेंड करता है, जबकि निर्यात में है उसमें कमी आती है। ये आप मुद्रास्फीति बढ़ने से ये समझ सकते हो, राइट। अगर विदेशों में मुद्रास्फीति चरम पर है, राइट, चरम पर मुद्रास्फीति है, तो फिर बढ़िया है। तो ये फिर बढ़िया है। तो ये मुद्रास्फीति के बढ़ने घटने पर डिपेंड करती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। दूसरी बात है एक्सचेंज रेट पर, आयात पर डिपेंड करती है। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए।